तो यह प्रश्न आपको 5 नंबर से 10 नंबर में भी पूछ सकता है। 10 नंबर में पूछेगा तो कहेगा एनीमा क्या होता है, एनीमा का उद्देश्य बताए, एनीमा का वर्गीकरण बताए और एनीमा देने का जो है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आपसे सब चीज़ पूछ लेगा। ठीक है, अगर शॉर्ट में पूछेगा तो सीधा एनीमा दे देगा और एनीमा का वर्गीकरण पूछ लेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एनीमा होता क्या। सबसे पहले आपको एनीमा को समझना पड़ेगा कि आखिर ये एनीमा है क्या। तो माय डियर, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट हैं तो आपको अभी अभी जानना है। बाकी चलिए बताते हैं एनीमा क्या होता है। सिंपल सी भाषा में समझिए कि एनीमा एक तैयार किया गया एक घोल होता है, एक सॉल्यूशन, एक द्रव होता है जिसमें कोई भी चीज़ का जो है सॉल्यूशन हो सकता है। जल का, तेल का हो सकता है। ठीक है, सॉप वाटर मतलब पानी और साबुन का हो सकता है। ठीक है, कुछ दवाइयाँ हो सकता है। ठीक है, मतलब अलग अलग प्रकार के एनीमा होते हैं और सभी एनीमा जो प्रकार है उसका अलग अलग काम भी है। ठीक है, नॉर्मली एनीमा का जो सीधा सीधा मकसद होता है कि शरीर में, आंतों में कोई जो है गुद्दा के माध्यम से मतलब मल द्वार के माध्यम से शरीर में कोई मेडिकेशन देना, मतलब कोई औषधि प्रदान करना या फिर आंतों को सफाई करना, यही जो है मेनली काम होते हैं आपको एनीमा का। या पोषण देना हो, जैसे कोई तरल वगैरह देना हो तो हम नीचे के माध्यम से दे सकते हैं। अगर कोई ऊपर से न ले रहा हो तरल तो हम नीचे से एनीमा के थ्रू जो है शरीर में फ्लूइड देते हैं, तरल पदार्थ पोषण देते हैं। तो पोषण का काम हो गया, एनीमा के द्वारा पोषण दे सकते हैं, विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ दे सकते हैं। ठीक है, और साथ में एनीमा के द्वारा आंतों में फंसे हुए मल को, जिसे हम लोग कब्ज कहते हैं, तो जिसको बहुत ज़्यादा हार्ड कब्ज बन जाता है तो उसका मल जो है आंत में फंस जाता है और आंत में रुक जाता है, तो उससे जो है एनीमा के द्वारा निकाला जाता है सॉफ्ट करके। ठीक है, तो यही एनीमा का मुख्यतः काम है। चलिए अब हम आगे एनीमा के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। एनीमा की आंत की सफाई हेतु मलाशय द्वारा, देख लीजिए, रोगी की आंत मतलब मरीज के आंत की अगर सफाई करना हो तो हम मलाशय जो रेक्टम होता है, मलाशय के द्वारा द्रव को जो है प्रविष्ट करते, मतलब द्रव को जो है डालते हैं तथा औषधि या पोषण को प्रवेश कराना ही एनीमा कहलाता है। क्या समझे कि अगर रोगी के आंत की सफाई करना हो तो मलाशय के द्वारा द्रव को प्रविष्ट करते हैं अथवा औषधि को प्रविष्ट करते हैं या पोषण को प्रविष्ट मतलब प्रवेश कराना ही जो है एनीमा कहलाता है। चाहे आपके आंत को सफाई करना हो, चाहे आपको औषधि मतलब दवाइयाँ देना हो या कोई पोषण लिक्विड जो है देना हो, तो उसी में जो है हम इन सब चीज़ों को प्रवेश कराते हैं मलाशय के द्वारा ही, तो इसी को है जो है हम लोग एनीमा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर आपके बात आएगा छोटे बच्चे में, तो छोटे बच्चे में हो या वयस्क में हो, एनीमा देने का तरीका, एनीमा देने में क्या क्या चीज़ उपयोग किया जाएगा, सब सेम होगा। बस दो चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो जो एनीमा में हम लोग जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चा है तो उसके लिए छोटा इक्विपमेंट होगा और जो सॉल्यूशन जो घोल तैयार करेंगे वह छोटे बच्चे के हिसाब से कम तैयार होगा, जबकि अगर वयस्क को, अगर एडल्ट को एनीमा देना है तो उसके लिए ज़्यादा घोल तैयार करेंगे। तो यही बस मेनली डिफरेंस है छोटे और बड़े में, बाद बाकी टोटल चीज़ें सेम होता है। ठीक है, चलिए बड़ी आंत रेक्टम भाग में किसी भी उद्देश्य से, जैसे क्लीनिंग हो गया या फिर मेडिकेशन हो गया, मेनली यही दो जो है उद्देश्य से फ्लूइड को इंजेक्ट करना ही एनीमा कहलाता है। एक लाइन में अगर याद करना हो तो बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के जो मलाशय होता है रेक्टम भाग में, मतलब रेक्टम वाले भाग से किसी भी उद्देश्य के कारण, मतलब जैसे क्लीनिंग करना हो आंत का या कोई मेडिकेशन मतलब औषधि देना हो, तो इसी के लिए हम फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं मलाशय के द्वारा आंतों में, तो यही जो है हमारा एनीमा कहा जाता है। तो एनीमा को चाहिए लिखिए, जैसे भी समझ में आ गया आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, रही बात एनीमा की वर्गीकरण का, तो एनीमा में बहुत सारे जो है टाइप्स है, बट आपको दो जो है वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। किस आधार पर, देख लीजिए। एक है एवेक्यूएंट एनीमा, याद रखिएगा, पहला क्या है एवेक्यूएंट एनीमा और दूसरा है रिटेंशन एनीमा। यही दो एनीमा आप लोग नॉर्मली याद रखिएगा, इसी दोनों के अंदर में जितना भी प्रकार है सब आ जाएगा और हम एक एक करके देखेंगे भी। ठीक है, देखिए पहले कहता है इवेक्यूएंट एनीमा, इवेक्यूएंट एनीमा, देख लीजिए इवेक्यूएंट एनीमा। ठीक है, इवेक्यूएंट एनीमा बाउल को रिक्त कराने हेतु, मतलब अगर किसी को आंत में कोई चीज़ फंसा हुआ है, जैसे बहुत दिनों से मल फंसा हुआ है, कब्ज बना हुआ है, तो अगर आंतों में गंदगी भरा है तो आंतों को सफाई के लिए जो है हम लोग इवेक्यूएंट एनीमा का इस्तेमाल करेंगे। तो आंत को खाली कराना हो, साफ करना हो, रिक्त कराना हो, तो उसके लिए होता है इवेक्यूएंट एनीमा। यह प्रकार के एनीमा आंतों को सफाई और खाली कराने के लिए दिया जाता है। ठीक है, जबकि रिटेंशन एनीमा
जो दिया जाता है वह अन्य उद्देश्य के लिए, जैसे औषधि देने के लिए, पोषण देने के लिए जो है, इस उद्देश्य से जो है व्यक्ति में रिटेंशन एनीमा दिया जाता है। तो आपको 2 एनीमा याद रखना है। अगर एनीमा को आंत को खाली कराना हो, जैसे कब्ज बनने के बाद आंत को खाली कराते हैं ना मल को बाहर निकालने के लिए, तो आंतों को खाली करना हो या मल को आंतों को सफाई करना हो तो उसके लिए इवैक्यूएंट एनीमा होता है। स्पेलिंग देख लीजिए, इवैक्यूएंट एनीमा, ठीक है। अगर आंतों में कोई चीज़ प्रवेश कराना हो, जैसे दवाई हो गया, पोषण हो गया, तो अगर आंतों में प्रवेश कराने के उद्देश्य से एनीमा देंगे तो वह रिटेंशन एनीमा होगा। यही 2 एनीमा है मुख्यतः। अब इसी दोनों को अलग अलग बांट दिया गया है, जिसको चलिए हम लोग यहाँ पे आज देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको अब पूरा जो है फुल पेज में दिख रहा होगा। टोटल यही एनीमा का वर्गीकरण है। जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया, एक है इवैक्यूएंट एनीमा जो कि यहाँ पे है दस्तबार एनीमा, और एक है हमारा रिटेंशन एनीमा यानी रिटेंड एनीमा। यही 2 एनीमा है, एक होता है दस्तबार एनीमा, एक होता है प्रतिधारित एनीमा। इसका क्या काम होता है? यह जो है आंत को खाली कराता है, बाउल को रिक्त करता है, साफ करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि बाउल को भरता है, यानी हमें कोई पोषण देना हो, कोई दवाई देना हो तो हम ये जो है रिटेंशन एनीमा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझ गए? चलिए, यही 2 एनीमा का वर्गीकरण है। अब आपको समझना पड़ेगा, ये जो सब पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, यह टोटल जो है रिटेंशन एनीमा का प्रकार है, ठीक है। इधर जो आप 3 ये देख रहे हैं, पहले ये 3 ध्यान दीजिए, यह इवैक्यूएंट एनीमा का प्रकार है, ठीक है। जैसे सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, सीधा रखिए, सिंपल एनीमा याद रखिए। दूसरा है मेडिकेटेड एनीमा, और तीसरा है हमारा कोल्ड एनीमा। यह 3 एनीमा जो है इवैक्यूएंट का प्रकार है, ओके। उसी प्रकार से अब देखिए, रिटेंशन एनीमा में हमारा है स्टिमुलेट एनीमा यानी उद्दीपक एनीमा, दूसरा है न्यूट्रिशन एनीमा, पोषण एनीमा, इमोलिएंट एनीमा यानी प्रशामक एनीमा, और सिडेटिव एनीमा, शांतिदायक एनीमा, संवेदनहारी मतलब एनेस्थेटिक एनीमा। तो यह सब दवाई वाला जो एनीमा होता है, चूँकि इसमें पोषण और दवाई देना ही रिटेंशन एनीमा का जो है आपको प्रकार है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आंत खाली कराने वाला है। तो बस यही 2 तो चीज़ें हैं, आप दिमाग में लगाइए कि ये खाली करने वाला है, जिसे हम लोग इवैक्यूएंट एनीमा कहते हैं। इसमें आंत को रिक्त किया जाता है। जबकि एक है हमारा जो आंतों को भरता है, जैसे दवाई देना हो, जैसे पोषण देना हो, पोषण में कोई तरल भी हो सकता है, ठीक है। तो यह आंतों को अंदर देगा, जबकि आंतों से अगर निकालना हो, आंतों को खाली करना हो, तो वह इवैक्यूएंट एनीमा हो जाएगा। तो इवैक्यूएंट एनीमा में क्या है? इवैक्यूएंट एनीमा में जो है देख लीजिए, इवैक्यूएंट जो एनीमा है इसमें 3 एनीमा मोस्टली है। एक है सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा, एक है मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनीमा, और एक है शीतल एनीमा। सबका नाम है साधारण, औषधिकृत और शीतल एनीमा। ये 3 एनीमा है इवैक्यूएंट का, जो आंतों को खाली करता है, ठीक है। ये बिचला को अभी आप इसको गोली मारिए, बिचला को समझाएंगे, अभी पहले ये समझिए, ये समझ गए। जबकि रिटेंड एनीमा है, प्रतिधारित एनीमा जो है, इसमें है हमारा जो पहले याद रहे वो लिखिए, स्टिमुलेट एनीमा, न्यूट्रिशन एनीमा, इमोलिएंट एनीमा, सिडेटिव एनीमा, और जो है एनेस्थेटिक एनीमा। जैसे किसी को अगर बेहोशी करना हो मलाशय के भाग में या फिर आंतों में, तो उसके लिए हम लोग एनेस्थेटिक एनीमा देंगे मलाशय के द्वारा, ठीक है। अगर हमें उससे शांति प्रदान करना हो, इरिटेट हो रहा हो, उसका बावेल में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सिडेटिव एनीमा देंगे जो शांति देता है व्यक्ति को। इमोलिएंट एनीमा चिकनापन देता है, ठीक है। और पोषण एनीमा पोषण दे सकते हैं इसके द्वारा, और स्टिमुलेट एनीमा यह उद्दीपन करता है। तो यही जो है आपके रिटेंशन एनीमा है, ठीक है। बहुत आसान है। स्टिमुलेट हो गया, इमोलिएंट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सिडेटिव हो गया, एनेस्थेटिक हो गया। यह एनीमा हमारा जो है क्या हो गया? रिटेंशन एनीमा है। जबकि कोल्ड हो गया, मेडिकेटेड हो गया और सिंपल हो गया, तो यह इवैक्यूएंट एनीमा का प्रकार है। तो अगर यह दोनों अगर आप समझ गए तो अब जो है बातें ख़त्म है। रह गई बात अब एक जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, वह हमारा इवैक्यूएंट एनीमा का मेडिकेटेड जो है, यह जो है इसका प्रकार जो है आपको यह जो है 5 याद रखना है, ठीक है। जैसे मेडिकेटेड वाला में है आयल एनीमा है, प्यूरगेटिव एनीमा है, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट एनीमा है, ठीक है, एंटी हेल्थेमिक एनीमा है, और कार्मिनेटिव एनीमा है। तो आप लोग याद रखिए, यह मेडिकेटेड वाला थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन लग सकता है, क्योंकि यह मेडिकेटेड एनीमा जो है यह 5 प्रकार दिया गया है मेडिकेटेड में। जैसे आयल एनीमा, पहले जो याद है वो याद रखिए, आयल एनीमा, ठीक है, कार्मिनेटिव एनीमा,
प्यूरिगेटिव एनीमा, एस्ट्रीजेंट एनीमा एंड एंथिलमेंटिक एनीमा। ठीक है, याद रखिएगा, एंड हेलमेंटिक एनीमा। ओके, याद रखिएगा। तो यह एनीमा का प्रकार है और इसको दिमाग में आप चित्र बनाइए। दिमाग में चित्र कैसे बनाइएगा? तो दिमाग में चित्र बनाने का मतलब है कि दिमाग में आंख बंद कीजिए और सोचिए कि एनीमा का वर्गीकरण दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक वर्गीकृत है जिसमें जो है आंतों को रिक्त करना है, आंतों को खाली करने के लिए, तो वो उससे हम लोग इवेक्वेंट एनीमा कहते हैं। जबकि दूसरा है आंतों को भरने के लिए, मीन्स पोषण देने के लिए, मेडिकेशन देने के लिए, रिटेंट एनीमा है। तो अब हम दो समझ गए कि कौन क्या है, किसका काम। अब हम समझेंगे कि इवेक्वेंट एनीमा में 3 प्रकार है। कौन कौन? सिंपल, मेडिकेटेड और कोल्ड। यह 3 हो गया हमारा इवेक्वेंट में। अब आएंगे हम रिटेंशन में। अब रिटेंशन में जानते हैं पोषण देना है, दवाई देना है। तो दवाई में कौन कौन सा होता है? आपका जो है प्रशामक है, इमोलिएंट है, ठीक है, निश्चेतक एनीमा है, मीन्स एनेस्थेटिक एनीमा होगा। उसके बाद न्यूट्रिशन, पोषण देना है तो न्यूट्रिशन एनीमा भी होगा। उसी प्रकार से हमारा है एस्टिमुलेट एनीमा भी है इसी में। ओके, उस सीडेटिव हो गया और न्यूट्रिशन, ये सब हो ही गया। तो यह हमारा रिटेंशन एनीमा हो गया। ओके, अब दोनों को एकदम क्लियर कर चुके हैं कि इवेक्वेंट में 3 और इधर जो है आपको 5 है रिटेंड में। ठीक है, अब हम लोग इसको अब छोड़ेंगे और सिर्फ अब ये याद रखेंगे। ये तो याद हो ही गया कि इसमें जो है 3 और इसमें जो है 5। अब हमको इसमें इवेक्वेंट वाला में इतना और याद रखना है कि जो मेडिकेटेड वाला है, औषधिकृत जो एनीमा है मेडिकेटेड वाला, उससे जो है हमें अलग अलग 5 प्रकार में और बांटा गया है। 5 प्रकार कौन कौन सा? तो आयल एनीमा, प्यूरिगेटिव एनीमा, ठीक है, देख लीजिए आपके है एस्ट्रिंजेंट एनीमा, ठीक है, और एंटहेलमिंथिक एनीमा और कार्मिनेटिक एनीमा। तो इसमें थोड़ा सा नाम में आपको डिस्टर्ब हो सकता है, बाकी याद तो हो ही जाएगा। नाम को 2-4 बार प्रैक्टिस माइंड में कीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी एनीमा के प्रकार समझ गए। पहले याद रखिए ये दोनों कि 2 भाग में बांटा गया। अब 2 भाग में बांटा गया तो इवेक्वेंट वाला को 3 भागों में बांट दिया गया, जबकि रिटेंशन वाला को इधर जो है 5 भागों में अलग अलग बांट दिया गया। अब इसमें 3 भाग कौन है? तो सिंपल है, मेडिकेटेड है और कोल्ड है। ये 3 इवेक्वेंट का याद हो गया। अब आइए रिटेंशन वाला में। रिटेंशन वाला में हम जानते हैं कि दवाई है और पोषण देना है। तो एस्टिमुलेट होगा, पोषण होगा, प्रशामक इमोलिएंट होगा, सीडेटिव होगा, संवेदनहारी मतलब एनेस्थेटिक होगा। तो यह 5 हमारा रिटेंशन का हो गया। अब 3 ये भी याद कर लिए, 5 ये भी याद हो गया। अब आखिर में हम ये याद रखेंगे कि जो मेडिकेटेड वाला है ना इवेक्वेंट का, इसको जो है अलग अलग 5 में बांटा गया फिर से, जिसे आयल कहते हैं, प्यूरिगेटिव कहते हैं, एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, हेलमिनेथिक एनीमा कहते हैं, कार्मिनेटिव एनीमा कहते हैं। ठीक है, तो यह 5 याद रखिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें लगता है कि आप लोग नहीं भूलिएगा। ओके ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब तो मैंने आपको तो टोटल चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है ना, टोटल चीज़ें मैंने आपको बता दिया ना कि हाँ क्या क्या है, क्या क्या वर्गीकरण है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगे तो माइंड में आंख बंद कीजिए और उस चीज़ के बारे में चिंतन कीजिए कि ये चीज़ें है क्या। और माइंड में चिंतन करते करते जहाँ भी आप फंस रहे हैं ना, वहाँ पे पुनः आंख खोलिए और देखिए कि कहाँ पे हम फंस रहे हैं। यह बेस्ट तरीका है याद करने का। कहीं भी रहिए, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए जहाँ भी आप डिस्टर्ब होते हैं। तो दिमाग लगाने से आपको नए नए आइडिया आता है, दिमाग में चीज़ें बैठता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हमसे जो है पूछ सकता है कि एनीमा का उद्देश्य बताइए कि आखिर यह एनीमा जो है क्यों दिया जाता है, अलग अलग एनीमा जो है आखिर क्या इसका काम है कि एनीमा जो है दिया जाएगा, उद्देश्य बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग जो है उद्देश्य को देखते हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे उद्देश्य में है कब्ज के दौरान मल को नरम करता है, जैसे आयल एनीमा। मान गए अगर किसी को कब्ज बन चुका है तो आयल एनीमा क्या करता है, हम लोग देखे हैं ना, मेडिकेटेड वाला में एक आयल एनीमा था। तो आयल एनीमा क्या करता है कि मल को जो है सॉफ्ट कर देता है। अगर किसी को आंत से मल नहीं निकल पाता है तो उसे कब्ज कहते हैं। तो यह क्या करता है कि आयल एनीमा देने से आंतों में जो है फंसे मल को सॉफ्ट करता है और सॉफ्ट करने के बाद नरम करता है, जिससे आराम से मल बाहर निकल जाता है। तो यह कब्ज को, मल को नरम करता है। दूसरा उद्देश्य है कि मरीज को शामक या शांतिदायक औषधि देने हेतु, जैसे सीडेटिव एनीमा। सीडेटिव एनीमा का मतलब होता है जैसे अलग अलग दवाई हैं जो व्यक्ति को देने के बाद शांति का एहसास होता है, शांति मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंता है, तो व्यक्ति को ऐसे दवाइयाँ देने पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता जो है क्या करता है, व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा शांत होता है। तो शांतिदायक औषधि देने के लिए सीडेटिव एनीमा जो है उपयुक्त है, जो कि आप लोग देखे हैं रिटेन एनीमा में सीडेटिव एनीमा था। ठीक है,
आगे है तीसरा, देखिएगा, औषधि की श्लेष्मा झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन की सुरक्षा एवं प्रशमन हेतु सूथिंग इमोलिएंट एनीमा। इमोलिएंट एनीमा देखे हैं कि यह क्या करता है कि श्लेष्मा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है आंत का जो झिल्ली है, ठीक है ना, जो दीवार है, उसको जो है सुरक्षा देने के लिए, स्मूथ चिकना बनाने के लिए इमोलिएंट एनीमा होता है। और इमोलिएंट एनीमा क्या है? यह एक प्रकार का दवाई का काम, औषधि का काम करता है, इसलिए यह रिटेंट एनीमा है। ठीक है, तो इमोलिएंट का काम समझ गए। चौथा है मल त्याग को प्रोत्साहित करने हेतु, जैसे साधारण दस्तबार जुलाब एनीमा, सिंपल एवेल्युकेंट एनीमा। अब ये जो है, अगर मल को त्याग को प्रोत्साहित करना है, अगर किसी को मल होने में दिक्कत हो रहा हो, तो उसके लिए हम लोग सिंपल एनीमा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब उद्देश्य के साथ साथ में आपको एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पांचवा है गैसीय अफरा से आराम दिलाने हेतु जो है कार्मिनेटिव एनीमा। गैसीय अफरा का मतलब है कि किसी को जो है फ्लूटेंस है, गैस भरा है आंतों में, तो उससे आराम दिलाने के लिए कार्मिनेटिव एनीमा जो है व्यक्ति में दिया जाता है। ठीक है। छठा है माय डियर क्रमांकुंचन पेरिस्टासिस मूवमेंट को अभिप्रेरित करने हेतु, जैसे मृदु विरेचक प्यूरगेटिव एनीमा। अब हम लोग को पता है कि हम लोग को जो भी भोजन पाचन होता है, तो भोजन जो है हमारा बड़ी आंत से छोटी आंत, आमाशय से जो पेट से जो है छोटी आंत में भोजन जाता है, छोटी आंत के अलग अलग भागों में जो है जाने के बाद बड़ी आंत में जो है भोजन प्रवेश करता है बचा हुआ। तो यह सब कैसे आगे तरफ जो है प्रवेश करता है, तो यह क्रमांकुंचन गति होता है। ठीक है, पेरिस्टासिस जो है मूवमेंट होता है, और इसी क्रमांकुंचन गति के कारण हमारा जो भोजन है वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है और मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए अगर हमें क्रमांकुंचन गति को अगर बनाना हो, किसी में अगर क्रमांकुंचन गति प्रभावित हो गया हो जिसके कारण मल आगे न बढ़ रहा हो, तो इसको प्रेरित करने के लिए प्यूरगेटिव जो है एनीमा देते हैं, मृदु विचेरक एनीमा। ठीक है। आगे है सातवां नंबर, प्रदाह कम करने हेतु जो है हम लोग एस्ट्रिंजेंट एनीमा देते हैं, जैसे श्वास रोधक एनीमा। ठीक है, स्राव रोधक एनीमा। अगर किसी को प्रदाह को कम करना हो, इन्फ्लामेशन को कम करना हो, तो उसके लिए जो एनीमा दिया जाता है वह एस्ट्रिंजेंट एनीमा जो है दिया जाता है। ओके। आठवां है तापक्रम को कम करने हेतु कोल्ड एनीमा दिया जाता है। मान गया अगर किसी को बहुत ज़्यादा फीवर है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो दवाई अचानक से नहीं देना चाहिए, तो उसके लिए कोल्ड एक्सपोजिंग ऊपर से तो करते ही हैं, बट चाहे तो आप जो है कोल्ड जो है एनीमा भी दे सकते हैं, जिससे जो है मरीज को ठंडक पहुंचेगा और तापमान जो है कमेगा। ठीक है, तो तापमान को कम करने के लिए हम लोग कोल्ड एनीमा का इस्तेमाल करते हैं। और यह कोल्ड एनीमा किसका प्रकार है, तो यह कोल्ड एनीमा एवेक्युएंट एनीमा का, ठीक है ना, एवेक्युएंट एनीमा का प्रकार है, याद रखिएगा, टोटल बता रहे हैं। 9वां नंबर है यांत्रिक परजीवियों को नष्ट करने हेतु हेलमिंथ नाशक एनीमा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हेलमेंथ नाशक। ठीक है, हेलमेंथनिक जो एनीमा है यह किसमें था, तो मेडिकेटेड एनीमा का यह प्रकार है। ठीक है, मेडिकेटेड एनीमा किसमें है, एवेक्युएंट एनीमा में है, और यह हेल्थमिक एनीमा किसमें है, तो मेडिकेटेड एनीमा में है। तो अगर हमें आंत्र में अगर बहुत ज़्यादा परजीवी है, बहुत ज़्यादा कीड़ा बना है, तो उसको नष्ट करने हेतु अगर हम कोई एनीमा देंगे तो वह एनीमा हेल्थमिनेक एनीमा होता है। ठीक है, याद रखने को। आगे है 10वां, द्रव एवं पोषण हेतु जो है न्यूट्रिटिव एनीमा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति में द्रव का मात्रा कम है, पोषण अगर कम है और वह मुंह से नहीं ले पा रहा है, तो चाहे तो आप उसे जो है मल के रास्ते जो है पोषण दे सकते हैं, उसे न्यूट्रिटिव एनीमा कहते हैं, और यह हमारा रिटेन एनीमा का प्रकार में का है। ठीक है। 11 नंबर है शौक एवं आपात में मरीज को उद्दीपन प्रदान करने हेतु, अगर किसी पेशेंट में जो है शॉक लग गया है या फिर उसे जो है कोलैप्स कर गया है, तो उसके लिए जो है हम क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, स्टिमुलेट एनीमा जो है देते हैं, जो कि उद्दीपन करता है, पेशेंट में को उत्तेजित करता है। ठीक है, जो शॉक को तोड़ता है, शॉक को पेशेंट को हटाता है, तो इसके लिए उद्दीपक एनीमा। 12 है माय डियर एक्सरे परीक्षण आंतों की शैल क्रिया, शिशु जन्म से पूर्व आंतों की सफाई हेतु, जैसे सलाइन एनीमा दिया जाता है। ठीक है, तो एक्सरे परीक्षण में आंतों की शैल क्रिया में, सर्जरी में, शिशु जन्म से पहले आंतों की सफाई करनी हो, तो इन सब के लिए सलाइन एनीमा जो है दिया जाता है। ठीक है, याद है ना। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर है रोगी को निदान हेतु बेरियम एनीमा देते हैं। यह भी आपके एनीमा के प्रकार में आएंगे, और यह किस प्रकार में आएंगे, रिटेन एनीमा में आएंगे, क्योंकि यह बेरियम एक प्रकार का जो है दिया जाएगा। ठीक है, जांच के लिए, तो यह प्रकार के दवाई के काम करेगा, और दवाई वाला और पोषण वाला किस में है, रिटेन वाला में है।
संवेदन हार को अभिप्रेरित करने हेतु एनेस्थेसिया एनीमा, जैसे व्यक्ति में लॉस ऑफ सेंसेशन उत्पन्न करना हो, बेहोशी उत्पन्न करना हो, तो उसके लिए हम लोग एनेस्थेसिया एनिमल का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर 14 पॉइंट मैंने बताया, अगर जिनको प्रकार याद होगा ना वह प्रकार से ही जो है इसको आराम से 14 जो है पॉइंट को आराम से लिख सकते हैं। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ये पॉइंट है, आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 जो है 14 तक याद करने का कोशिश कीजिएगा। हमें 14 पॉइंट को 1 नंबर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 13 पॉइंट को 3 नंबर में भी लिख सकते हैं, 9वां पॉइंट को 2 नंबर में भी लिख सकते हैं। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है, बस आपको ये याद रखना है कि हमको ये 14 पॉइंट याद होनी चाहिए। आपको ये दिमाग में नहीं बैठना है कि हाँ हमको सीरियली 14 याद होनी चाहिए। ठीक है, जो जहाँ है याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह उद्देश्य है, कोई स्टेप नहीं है कि आप जो है फलाने स्टेप के बाद फलाने, फलाने स्टेप के बाद फलाने स्टेप याद कीजिएगा। बस उद्देश्य है कि कौन सा एनीमा का क्या काम है, वही उसका उद्देश्य हो जाएगा। तो सारा एनीमा का मैं अलग अलग बता दिया कि इसका क्या काम है, तो जो जहाँ आपको याद आए उसी प्रकार से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा एनीमा का उद्देश्य। आगे चलते हैं। अब एनीमा में कौन कौन से सामग्री जो है हमें इकट्ठा करना चाहिए। अगर हम एनीमा देने जाते हैं तो एनीमा में क्या क्या चीज़ें का सामान की इकट्ठा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। एनीमा के लिए आवश्यक सामग्री, आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर एनीमा। एनीमा के लिए कौन कौन से आर्टिकल है, चूँकि अगर आप हॉस्पिटल में काम करने जाइएगा और किसी को मान के एनीमा देना हो, चाहे बच्चे को, चाहे बूढ़े को, चाहे किसी को भी अगर एनीमा देना है और आपको पहला चीज़ यही नहीं पता है कि एनीमा में कौन कौन से सामान हमारे पास होनी चाहिए, तो कैसे आप एनीमा देंगे। तो इसके लिए सामान पता होनी चाहिए। चलिए सामान को देखते हैं। इस साइड जो आप देखेंगे वह सामान होगा और इस साइड उसका सामान का क्या काम है, क्या उद्देश्य है, वो दिया रहेगा। ठीक है, देखिए अब इधर देख लीजिए। सबसे पहला है एनीमा केन, नली, क्रू और क्लैंप आदि। ठीक है, सबसे पहले एनीमा कैन होता है। ठीक है, एनीमा केन होता है, नली ट्यूब होता है और उसमें स्क्रू होता है, क्लैंप होता है। तो इसका काम ये होता है एनीमा नली का और एनीमा कैन का कि यह एनीमा देने के लिए जो है रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एनीमा कैन और नली और क्लैंप जो है होनी चाहिए। उसके बाद है मलाशय नली या रेक्टल कैथेटर। ये तो हो गया एनीमा कैन होनी चाहिए या नली स्क्रू होनी चाहिए। अब हमें जो है क्या होना चाहिए, मलाशय में प्रविष्ट कराने के लिए एनीमा जो देंगे वह किसके माध्यम से देंगे, तो एक मलाशय का नली या कैथेटर जो है रेक्टल कैथेटर होनी चाहिए, जो ट्यूब के रूप में पतला हो सकता है और उसी के द्वारा जो है हम द्रव को अंदर भेजेंगे। तो इसके लिए जो है हमें एक कैथेटर होनी चाहिए जिसके द्वारा हम मलाशय में प्रविष्ट कराने के लिए रखते हैं। ठीक है, रेक्टम में प्रविष्ट कराते हैं। आगे है जल में घुलनशील जेली या भैसलीन। अब जल में ऐसा जो है आपको रखना होगा, जेली हो या भैसलीन हो, जो जल में आसानी से घुल जाए। ठीक है, यह क्या करता है कि नली को स्कंदकृत करने हेतु, नली को स्कंदकृत कर देता है, मतलब हार्डनेस को ख़त्म कर देता है और सॉफ्टनेस बना देता है, जिससे नली जो है आसानी से जाता है। जैसे अगर आप लोग नॉर्मल कैथेटर लगाई हुईएगा, यूरिन कैथेटर, तो आपको पता होगा कि यूरिन कैथेटर में जो है आपको क्या किया जाता है, उसमें आपको जो है एनेस्थेटिक जेल लगा दिया जाता है, जेली। जो जेली क्या करता है कि आसानी से जो है अंदर जाने देता है, कोई इरिटेट नहीं होता है व्यक्ति। ठीक है, तो जल में घुलनशील जेली या भैसलीन होनी चाहिए, जो क्या करता है कि नली को स्कंदकृत कर देता है। ओके, मैकिंटोश या तौलिया होनी चाहिए। अब ये सारा के सारा प्रोसेस बेड पर भी हो सकता है, किसी पेशेंट को बेड पर जो है आप दे रहे हैं, तो मैकिंटोश और तौलिया होनी चाहिए। यह क्या करता है कि बिस्तर को भीगने से बचाता है, सुरक्षा देता है। ठीक है, जग में ठंडा व गर्म पानी होनी चाहिए। अब आपको जग में ठंडा एवं गर्म पानी होनी चाहिए। यह क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम पानी में ही तो घोल तैयार करते हैं ना, तो ये चीज़ें हैं। किडनी ट्रे एवं पेपर बैग। किडनी ट्रे और पेपर बैग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है किडनी ट्रे में जो भी व्यर्थ के पदार्थ निकलते हैं उसको हम उसमें रखते हैं। ठीक है, तो व्यर्थ पदार्थ डालने हैं तो किडनी ट्रे और पेपर बैग होनी चाहिए। बेड पैन या कॉमोड। बेड पैन का क्या काम है, तो मल मूत्र अगर त्याग कोई करता है तो इसी बेड पैन में या यूरिनल जो आपका होता है उसी में यह जो है त्याग जमा हो सकता है। ठीक है, आईवी स्टैंड या ओवर बेड टेबल होनी चाहिए एनीमा कैन को यथास्थान बनाए रखने हेतु। ठीक है, अब मान गए जैसे देखते होइएगा आप लोग, किसी को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या किसी को सलाइन चढ़ता है तो उसके लिए जो है एक स्टैंड होता है ना, उसी में लटका देता है। तो इसीलिए एक आईवी स्टैंड या ओवर बेड टेबल होनी चाहिए, जो क्या करेगा कि एनीमा किन को जो है यादाश्त बनाए रखने, एनीमा जो होगा उसके डब्बे को, किन को जो है यथास्थान मतलब एक स्थान पर बनाए रखेगा। अभी देखिए सारा प्रोसेस
किसके तरह है, किसी पेशेंट को सलाइन चढ़ता है ना, तो देखते होइएगा उसमें एक आईवी जो है सेट होता है, उसमें जो है सलाइन होता है, तो वह एक डब्बा में रखा होता है 1000 ml का, 500 ml का, 100 ml का, ठीक है। और उसमें जो है आईवी सेट लगा के पेशेंट के कैनुला से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे टिप टिप करके जो है निकलते रहता है, बूंद बूंद करके, जितना स्पीड दीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से यह भी जो है आपको एक जो है आपको एनीमा को रखने के लिए, सॉल्यूशन को रखने के लिए एक जो है आपके क्या होते हैं, केन होते हैं, एनीमा केन, जो कि ऊपर में आप लोग देखे हैं, ठीक है। उसी केन को क्या करता है कि आईवी स्टैंड के द्वारा जो है आईवी केन में जो है आईवी स्टैंड में लटका के रखा जाता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, एक बोतल में साबुन की जेली रखते हैं। अब एक वहाँ पे बोतल होता है, उसमें एक साबुन की जेली रखते हैं, जो क्या करता है, घोल को तैयार करता है, ठीक है। आगे देखिए, लोशन थर्मामीटर होता है घोल का तापमान मापने हेतु, कि घोल का जो है तापमान कितना है, ज़्यादा तो नहीं है, तो इसके लिए हम जो है एक लोशन थर्मामीटर रखते हैं जो घोल के तापमान को मापता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को आपको, ये मशीन, ये सामान है, याद रखिए। जिस प्रकार से आप आईवी सेट लगाते हैं सलाइन चढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से इसमें भी सामान सब होता है। जैसे वहाँ पे जिस प्रकार से सलाइन का जो बोतल होता है ना, उसी प्रकार से एनीमा एक कैन जो है रखना होगा आपको, और उसका नली, स्क्रू और क्लैंप रखना होगा एनीमा देने के लिए, ठीक है। ये हो गया। मलाशे नली या रेक्टल कैथेटर कहिए, यह मलाशे में डालने के लिए चाहिए, ठीक है। जल में घुलनशील जेली या वैसलीन होनी चाहिए, जो नली, जो ट्यूब है उसको स्कंधकृत करता है, अंदर जाने में परेशानी से मुक्ति दिलाता है। आगे है, मैकिंटोश या तौलिया होनी चाहिए बिस्तर को सुरक्षा देने के लिए। जग में ठंडा व गर्म पानी होनी चाहिए घोल तैयार करने हेतु। किडनी ट्रे एवं पेपर बैग होनी चाहिए व्यर्थ पदार्थों को डालने हेतु। बेड पेन या कमोड होना चाहिए, बेड पेन मलमूत्र को त्याग करता है, उसको जमा करता है। आईवी स्टेन होनी चाहिए एनीमा कैन को यथास्थान बनाए रखने के लिए। एक बोतल में साबुन की जेली होनी चाहिए घोल तैयार करने के लिए। एंड आगे है, लोशन थर्मामीटर होनी चाहिए घोल के तापमान को चेक करने हेतु कि तापमान ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आज जो है एनीमा कंप्लीट कर चुके हैं। एनीमा में हम लोग पढ़े हैं एनीमा क्या होता है, एनीमा का क्या जो है उद्देश्य है, एनीमा का क्या प्रकार है, और एनीमा में कौन कौन से सामान का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ये पढ़े हैं। मरीज के बिस्तर तैयार करने की परिभाषा बताएं, ठीक है, यानी बेड मेकिंग के डिफिनीशन, प्रकार, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, और इसके नियम बताना है बेड मेकिंग का, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेड मेकिंग होता क्या है, बेड मेकिंग के परिभाषा देना है। माय डियर, बेड मेकिंग यानी बिस्तर बनाना मरीज की बीमारी के अनुसार व सुविधा हेतु बिस्तर तैयार करने की एक तकनीक है। माय डियर, बेड मेकिंग जो होता है वह मरीज के बीमारी के अनुसार, उसके सुविधा के अनुसार बिस्तर बनाने का एक तकनीक है, मीन्स एक टेक्निक है, ठीक है। तो बेड मेकिंग क्या है, बेड मेकिंग एक आपका तकनीक है, जिस तकनीक के अपनाकर हम मरीजों को उसके बीमारी के हिसाब से जो है बिस्तर बनाते हैं। जैसे सर्जिकल पेशेंट है तो उसके लिए सर्जरी बेड बनता है, फ्रैक्चर पेशेंट जिसका हड्डी टूटा हो उसके लिए फ्रैक्चर बेड बनता है, ठीक है। उसके बाद जो मरीज पहले से भर्ती है वह बेड को पहले से घेर रखा है, छेक रखा है, तो वह एक्यूपाइड बेड होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हृदय वाले पेशेंट के लिए कार्डियक बेड दिया जाता है। तो अलग अलग मरीजों के उसके बीमारी के हिसाब से बेड तैयार करने का एक तकनीक ही बेड मेकिंग कहलाता है, ठीक है। बिस्तर रुगन, देख लीजिए, बिस्तर जो है रुगन यानी बीमार व्यक्तियों को आराम प्रदान करने व सही पोजीशन में लेटने हेतु तैयार किया जाता है। बेड मेकिंग जो है ऐसे व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है जो बीमार पड़ा हो, जिसको सही प्रदान जो है सही स्थिति देना हो, मीन सही पोजीशन देना हो, सही से आराम दिलाना हो, तो इसलिए जो है बेड तैयार किया जाता है, ठीक है। नर्स की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह मरीज की साफ रिंकल फ्री बेड उपलब्ध कराए। अब नर्स का यह जिम्मेदारी है कि हर एक पेशेंट को साफ सुथरा जो है बेड मिलना चाहिए, उस पर का बेड शीट बिल्कुल साफ होना चाहिए, ठीक है। बेड जो होना चाहिए वह सिलवट रहित होना चाहिए, मतलब घर्षण वाला नहीं होना चाहिए बेड, ठीक है। चूँकि घर्षण बेड होगा तो आराम से जो है उस पर का जो बेडशीट होगा वह फिसल कर नीचे गिर जाएगा और मरीज जो है खुले बेड पर रह जाएगा। तो इसलिए सिलवट रहित बेड होना चाहिए, साफ बेड होना चाहिए, यह नर्स की जिम्मेदारी होती है, देख रेख करना नर्स का काम है, ठीक है। तो बेड मेकिंग समझ गए कि बेड मेकिंग यानी बेड मेकिंग एक तकनीक है जो बीमार मरीजों को जो है उसके अनुसार जो है तैयार किया जाता है, और यही तकनीक बेड मेकिंग कहलाता है। बेड मेकिंग किसके लिए तैयार किया जाता है, तो जो व्यक्ति बीमार हो उसको उसके हिसाब से उसको पोजीशन देना हो, सही पोजीशन में रखने के लिए, लेटाने के लिए जो है बेड तैयार किया जाता है, ठीक है। नर्स का यह जिम्मेदारी होता है कि जो बेड तैयार करे वह मरीजों के हिसाब से, उसके पोजीशन के हिसाब से हो, साथ में बेड सिलवट रहित हो, मतलब रिंकल, ठीक है ना, रिंकल जो है फ्री हो, मतलब घर्षण रहित हो, और
मरीज को साफ़ सुथरा जो है बेड प्रदान करना नर्स का एक जिम्मेदारी होता है। तो यह बेड मेकिंग का यही जो है आपके डिफिनीशन है, मैंने बता दिया। अब बेड के कौन कौन से प्रकार है इसको जो है देख लीजिए। मरीज के स्थिति के अनुसार, कंडीशन के अनुसार अलग अलग विभिन्न प्रकार के बेड जो है उपलब्ध है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि अलग अलग मरीजों के उसके सुविधा के अनुसार जो है अलग अलग जो है अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग जो है बेड मरीजों को दिया जाता है। और यूँ कहा जाए तो अलग अलग प्रकार के बेड तैयार किया जाता है विभिन्न प्रकार के मरीजों के उसके कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो एक होता है सिंपल बेड, ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड यानी सिंपल बेड का मतलब होता है कि खाली बेड है, यह मरीजों के लिए पूर्णतः खाली है। कोई भी पेशेंट आएगा, भर्ती होगा तो उसको यह बेड मिल जाएगा, उस पर बेड जो है पेशेंट का हो जाएगा। तो सिंपल बेड मतलब अनऑक्यूपाइड बेड होता है, इस पर कोई मरीज नहीं होता है और यह मरीजों के लिए बेड करता रहता है कि कोई भी मरीज आए तो इस बेड पर उसे लिटा रखा जाए, ठीक है। तो यह सिंपल बेड होता है जिस पर कोई भी मरीज आता है तो रहता है। दूसरा है क्लोज बेड मतलब एडमिशन बेड। दूसरा क्लोज बेड होता है कि मान गए कोई बेड पेशेंट जो है उस पर ऑक्यूपाइड कर चुका है, उस पर एडमिशन ले चुका है, तो वो जो है बेड होता है ऑक्यूपाइड बेड मतलब भरा हुआ एडमिशन वाला बेड, ठीक है। ओपन बेड का मतलब होता है खुला हुआ बेड। वही चीज़ें है कि यह मरीजों के लिए बेड करता है, एकदम खाली बेड होता है। ऑक्यूपाइड बेड का मतलब होता है कि यह व्यक्तियों मरीजों से भरा हुआ, मतलब उस पर मरीज रिजर्व करके रखा रहता है, ठीक है। कार्डियक बेड होता है जो हृदय से ग्रसित मरीजों के लिए बनाया जाता है। फाउलर्स बेड होता है जो श्वसन से पीड़ित व्यक्ति हो, ठीक है, हृदय वाले व्यक्ति हो, उसके लिए फाउलर्स बेड बनाया जाता है। फ्रैक्चर बेड उसके लिए होता है जो हड्डी टूटा फूटा जो व्यक्ति है उसको फ्रैक्चर बेड पर रखा जाता है। ब्लैंकेट बेड होता है और ऑपरेशन बेड होता है जिसे हम लोग सर्जिकल बेड भी कहते हैं, इस पर ऑपरेशन वाले मरीजों को रखा जाता है सर्जरी के बाद, ठीक है। तो यही सब बेड के प्रकार है, आपको ध्यान रखना है। सिंपल बेड, क्लोज बेड, ओपन बेड, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपाइड बेड, कार्डियक बेड, फाउलर्स बेड, फ्रैक्चर बेड, ब्लैंकेट बेड, ऑपरेशन बेड। और कौन बेड किसके लिए है मैंने एक एक लाइन में सब डिस्कस कर दिया, ठीक है। आगे चलिए, अब आता है महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये जो हम बेड बनाते हैं मरीज के लिए, तो ये बेड बनाने का मकसद क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, हम क्यों बेड बनाते हैं। कोई भी काम हम करते हैं उसका पीछे तो एक उद्देश्य होता है, एक पर्पज होता है। हम जीएनएम या आप जीएनएम या कोई जीएनएम करता है तो उसके पीछे तो एक पर्पज न होता है कि जीएनएम करके हम नर्स बनेंगे, नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, सीएचओ बनेंगे और अपना जीवन को अच्छा बनाएंगे मेडिकल के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में। इसी उद्देश्य से हम जीएनएम करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हम जीएनएम ऐसे ही फालतू में कर रहे हैं जिसके पीछे कोई मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। सब चाहता है कि हमें सरकारी जॉब हो, अच्छे सैलरी मिले, ठीक है, नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाए, इसीलिए लोग बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या एएनएम करता है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से कोई भी चीज़ का उद्देश्य पूछता है तो आपको उसके बारे में बताना है कि आखिर यह क्यों है, इसका क्या काम है इसमें, ठीक है। तो चलिए, बेड मेकिंग का उद्देश्य, पर्पज ऑफ बेड मेकिंग, यानी यह बेड मेकिंग का क्या काम है, क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया जाता है ये बेड मेकिंग। तो माय डियर, बेड मेकिंग का बहुत सारे उद्देश्य हो सकता है। बिस्तर क्यों बनाया जाता है, इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, अनेकों उद्देश्य हो सकता है बेड मेकिंग का, बिस्तर बनाने का। मरीज को आराम, नींद प्रदान करने हेतु, पहला पॉइंट है मरीज को रेस्ट दिलाने के लिए, नींद प्रदान करने के लिए जो है हम बेड बनाते हैं, बेड मेकिंग बनाते हैं। मरीज को शारीरिक सुरक्षा हेतु, ठीक है, मरीज को सिक्योरिटी देने के लिए, फिजिकल शारीरिक सुरक्षा देने के लिए जो है हम बेड लगाते हैं, उसके लिए मरीज के लिए। वार्ड को नीट अपीयरेंस हेतु, व्यवस्थित रखने हेतु। मान गए वार्ड है, एक बड़ा सा हॉल है, उसमें हम 50 मरीज को ठूस दिए और कहें कि भाई तुम फर्श पर लेट जाओ, तुम्हारा ट्रीटमेंट नीचे में फर्श पर होगा। तो कोई मरीज किधर लेटेगा, जो उसके पैर के पीछे वो अपना सर रखेगा, उसके नीचे वो रखेगा, पूरा गंडमंड हो जाएगा, पूरा हॉल में गंदगी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपर एक हॉल में अगर 20 बेड लगा देंगे तो 20 मरीज ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो 20 अगर बेड रहेगा तो उससे हॉल हमारा नीट अपीयरेंस, क्लीन रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा और व्यवस्थित रहेगा, ठीक है। तो व्यवस्थित रखने के लिए भी हम जो है बेड में बनाते हैं। मरीज को फ्रेश महसूस, मतलब मरीज के अंदर ताजगी महसूस कराने के लिए हम बेड लगाते हैं, ठीक है। नर्स जो है मरीज संबंधों को मजबूती हेतु, नर्स और मरीज के बीच अच्छा संबंध रहे, इसके लिए हम बेड अच्छा बनाते हैं, ठीक है। मरीज को सही बॉडी अरेंजमेंट में लिटाने हेतु, मतलब मरीज को सही पोजीशन में दिलाने के लिए हम बेड लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी को हृदय वाला मरीज है तो उसको फाउलर पोजीशन देंगे, ठीक है। कोई अगर फ्रैक्चर वाला है तो उसको जो है पैर को एलिवेट करके रखेंगे। तो ये सब जो है उसके अनुसार से बेड तैयार किया जाता है और उसी के अनुसार जो है उसका उद्देश्य भी होता है, ठीक है ना। बाकी मरीज को जटिलता, मतलब और ज़्यादा जो है जटिलता ना हो, इसको रोकथाम हो, इसके लिए भी बेड तैयार करते हैं। मरीज को जल्दी से रिकवरी होने के लिए, मतलब जल्दी से जल्दी ठीक हो, इसके लिए हम बेड अच्छे से लगाते हैं, ठीक है। मरीज को व्यथित होने से बचाने के लिए, मतलब मरीज को और ज़्यादा परेशानी होने से बचाने के लिए जो है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से व्यथित होने से बचाने के लिए हम बेड लगाते हैं, ठीक है।
मरीज को अच्छे उपचार प्रदान करने हैं। तो अगर आपका बेड अच्छा रहेगा, मरीज को आरामदायक महसूस होगा, तो मरीज जो है जो 4 दिन में ठीक होना वह 3 दिन में ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, मरीज को संक्रमण से बचाने हैं तो अब बेड रखते हैं तो अलग अलग सबको पर्सनल बेड मिलता है, तो उससे संक्रमण का खतरा भी कम होता है। ठीक है, तो यही जो है हमारा क्या होता है बेड बनाने का, बेड मेकिंग का उद्देश्य है। आपके मन में जितना भी ख्याल आए कि एक अस्पताल में बेड क्यों तैयार किया जाता है मरीज के लिए, उसके पीछे का क्या क्या कारण, क्या क्या रहस्य है, वो सारे चीज़ को आप लिख दीजिएगा तो ही बेड मेकिंग हो जाएगा। मतलब बेड तैयार करने का क्या, इसके पीछे लक्ष्य क्या, उद्देश्य है, उसी को हम लोग लिख देंगे तो ये हमारा उसका उद्देश्य हो जाएगा कि हाँ हमने इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए बेड तैयार करते हैं हॉस्पिटल में, और ये काम बेड तैयार करने का नर्स का ही होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका बेड मेकिंग का उद्देश्य, इतना सारा मैंने आपको बता दिया, एकदम आसान है। मरीज को आराम, नींद दिलाने के लिए, मरीज को शारीरिक सुरक्षा के लिए, मरीज को नीट अपीयरेंस मतलब व्यवस्थित रखने के लिए, फ्रेश महसूस कराने के लिए, संबंध नर्स और मरीज के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए, मरीज को सही पोजीशन में रखने के लिए। ठीक है, मरीज को जटिलताओं से रोकथाम करने हेतु, मरीज को जल्दी से जल्दी ठीक करने हेतु, मरीज को और ज़्यादा परेशानियाँ से बचाने के लिए, मरीज को अच्छे उपचार प्रदान करने के लिए, मरीज को संक्रमण से बचाने के लिए, और भी आपके मन में ख्याल आए इसके अलावा तो और सारे चीज़ को लिख सकते हैं जो बेड मेकिंग में हेल्पफुल होता है बेड मेकिंग बनाने से। ठीक है, तो यही उद्देश्य हो गया, मैंने आपको बता दिया। आगे है अब जो हम बेड बना रहे हैं, यह बेड हम कैसे बनाएंगे, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बेड तैयार करेंगे, बेड बनाएंगे। तो जो चीज़ें को हम ध्यान में रख कर काम करते हैं वही हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, वही हमारा सिद्धांत हो जाता है। सिद्धांत का मतलब क्या है कि हम अपने एक बातों को पकड़ कर चल रहे हैं, हम अपने बातों को ध्यान में रख कर जो है कामों को कर रहे हैं, तो वही हमारा सिद्धांत होता है। तो हमें बेड मेकिंग में किन किन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए, और वही बात जो है हमारा बेड मेकिंग का सिद्धांत हो जाएगा, जो बेड मेकिंग करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए कौन कौन सी बातें हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हुए बेड मेकिंग बनाते हैं, बेड मेकिंग करते हैं, दिखाते हैं। बेड तैयार करने का तरीका इस प्रकार होना चाहिए कि ऊर्जा व समय की बचत हो। अब मान गए आप बेड तैयार कर रहे हैं और एक एक बेड को तैयार करने में 1 घंटा लगा दीजिएगा, तो पता चलेगा अगर 20 गो बेड है तो 20 घंटा लगेगा। तो इसीलिए कहता है कि जब भी आप बेड तैयार करते हैं तो आपको समय और ऊर्जा की ध्यान रखना है, और इस प्रकार आप बेड तैयार करें कि ऊर्जा और समय दोनों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है बचत हो। ठीक है, आगे है यहाँ पे बेड मेकिंग के दौरान सही बॉडी मैकेनिज्म यानी मूवमेंट का प्रयोग करें। अब होता यह है कि जैसे बेड है, बेड के अगर लगाना है तो कोई व्यक्ति का अगर टेक्निक सही नहीं रहेगा बेड लगाने का, तो वह जो है एक ही बेड के चारों साइड घूम घूम कर जो है बेड को वह लगाएगी। अगर एक बेड शीट को लगाना हो तो एक बेड के चारों साइड घूम के जो है बेड शीट को क्या करेगी, ठीक करेगी। लेकिन अगर शरीर का मूवमेंट आपका सही है, बॉडी मैकेनिकल अगर सही है, तो आप एक जगह से ही इधर उधर मूवमेंट करके बेड को सही कर दीजिएगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, समय भी बचेगा और जल्दी हो भी जाएगा और ऊर्जा भी कम लगेगा। तो बॉडी मूवमेंट बेड मेकिंग में इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक ही बेड को चारों साइड से घूम घूम कर बेड को सही कर रहे हैं, बेड शीट को सही कर रहे हैं, मतलब गलत तरीका है, और एक जगह बीच में खड़ा होकर जो है हम संपूर्ण बेड को ठीक कर दे रहे हैं, तो ये हमारा बेस्ट तरीका है। इसमें हमारा बॉडी मूवमेंट अच्छा होना चाहिए ताकि हम इधर उधर लिभ कर, इधर उधर झुक कर जो है काम को कर सके। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में समझिए, कोई टेंशन नहीं है। भले एग्जाम में जाइएगा तो अपना से बेहतर लैंग्वेज में लिखिएगा, लेकिन समझना है तो एकदम बेस्ट लैंग्वेज में समझिए ताकि कभी भी भूले नहीं। ठीक है, बेड मेकिंग के दौरान सही बॉडी मैकेनिकल मूवमेंट का प्रयोग करें। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, बेड मेकिंग से पहले सभी आवश्यक वस्तुएं बेड साइड में एकत्रित करें। अब बेड मेकिंग में जो भी सामान का हमको उपयोग करना है, जैसे मान गए आपका बेड शीट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है भीगने से बचाने के लिए जो है आपका और भी जो है सामान होते हैं जो बेड को भीगने से लिए बचाता है। ठीक है, और तकिए, पिलो हो गया, ठीक है ना, मैट्रेस हो गया, ये सब जो है हमें चाहिए। तो बेड मेकिंग के लिए जो जो सामग्री है पहले उसको आप अपने एक साइड में एकत्रित करके रख ले, कलेक्ट करके फिर जो है बेड लगाना, बेड मेकिंग करना शुरू करें। अब ऐसा ना हो कि एक पिलो लिया के रख दिए और फिर जो है बेडशीट के लिए घूमने चले गए। ठीक है, फिर जो है आप बेडशीट ले आए और पिलो के लिए घूमने चले गए, मैट्रेस ले आए और बेडशीट के लिए घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, सब सामान एकत्रित करके रख लेंगे, फिर लगाना शुरू करेंगे। आगे है सही समय अंतराल प्रतिदिन बेडशीट में बदलाव करें। अब आप जब बेडशीट लगाते हैं, बेड मेकिंग करते हैं, तो आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप बेड मेकिंग में ध्यान रखें कि सही समय अंतराल पर जो है आपको बेडशीट को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि बेडशीट गंदा होते रहता है, इन्फेक्टेड होते रहता है मरीजों से, तो उसको सही समय अंतराल पर चेंज करना भी ज़रूरी है। तो सही बेडशीट का बदलाव करते रहें। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूं। अगर आपको लगता हो कि सिद्धांत में जैसे जैसे लिखा हूं वैसे ही वैसे लाइनिंग बाय लाइनिंग आपको याद करना है, तो फिर ये गलत तरीका है। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए ना कि हमको कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है। ये मत ध्यान में रखिए कि इस लाइन के बाद ये, इस लाइन के बाद ये, इस लाइन के बाद ये। बस इसमें जितना हम पॉइंट बताएंगे सब पॉइंट की आपको ध्यान में रखना है। भले कोई भी पॉइंट किधर भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
बेड मेकिंग के उपरांत मतलब बाद में नीट क्लीन एवं फिनिश्ड अपीयरेंस होनी चाहिए। बेड मेकिंग जब आप लगा दे तो आपका जो बेड होना चाहिए बिल्कुल नीट क्लीन होनी चाहिए और वेल फिनिश्ड होनी चाहिए, ठीक है, मतलब बिल्कुल जो है व्यवस्थित होनी चाहिए, देखने पर लगे कि हाँ एक अच्छे नर्स जो है बेड को लगाई है, ठीक है, जिस पर पेशेंट को लिटाने से वह बेड जो है इधर से उधर खिसके नहीं, इधर से उधर जो है सिकुड़े नहीं, ऐसा बेड लगाइए एकदम व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। बेड मेकिंग के दौरान क्रॉस इन्फेक्शन की रिस्क को कम करें। अब बेड लगाने के दौरान एक से दूसरे में जो संक्रमण फैलता है इस रिस्क को आपको कम करना है। कैसे कम करना है ये नर्स को ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, वार्ड के सभी बेड शीट का रंग पैटर्न एक समान होना चाहिए फॉर यूनिफॉर्म अपीयरेंस। अब एक अच्छे अस्पताल में देखते होइएगा कि बेड शीट एक वार्ड का सबका एक कलर का होता है, ठीक है, यह यूनिफॉर्म को मेंटेन करता है, यह डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, ठीक है, इससे देखने में अच्छा लगता है, सुसज्जित लगता है। अब किसी को लाल, किसी को पीला, किसी को हरा बेड दे देंगे तो क्या लगेगा, भद्दा लगेगा, लगेगा कि मरीज अपने घर से लाया है, समझ गए ना। तो बेड में यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए, एक रंग का पैटर्न का जो होना चाहिए बेड शीट, ठीक है। आगे है, एक्यूपाइड बेड में बेड शीट बदलने के दौरान मरीज को बेड शोर हेतु एक्सेस करे। माय डियर, एक्यूपाइड बेड का मतलब होता है कि मरीज उस पर लेटा हुआ है और उसी लेटे हुए मरीज के जो है बेड को हमें बनाना है, बेड को तैयार करना है, ठीक है, बेड शीट को चेंज करना है। जो मरीज उस बेड पर से उतरने में असमर्थ है उसको लेटे लेटे ही जो है उसके बेड को बनाना पड़ता है, और यह जो है हमारा एक्यूपाइड बेड होता है जिस पर पेशेंट अपने बेड को छेका रहता है, उस पर पेशेंट रहता है, और पेशेंट को रहते हुए हम बेड शीट बेड को तैयार करते हैं। तो वही जो है हमें देख रेख करना चाहिए कि अगर पेशेंट पहले से उस बेड पर है और हम बेड शीट को बदल रहे हैं तो हम मरीज को बेड शोर के लिए उसको जो है पोजीशन को भी चेंज कर देंगे, ठीक है, बेड शीट बदलने के साथ में। आगे है, बेड मेकिंग के बाद मरीज को बेड का स्तर नीचा रखें। अब जब आप बेड बना दे, बेड बनाने के बाद मरीज का जो बेड का लेवल है वह नीचा करके रखें, क्योंकि मान के अगर पेशेंट जो है बेड से नीचे गिरेगा तो चोट लग जाएगा, अगर ज़्यादा ऊंचा होगा तो, अगर कम ऊंचा होगा तो थोड़ा मोड़ा चोट लगेगा, क्योंकि पेशेंट गिर भी सकता है बेड से, ठीक है ना। तो बेड के बनाने के बाद मरीज को स्तर को नीचा रखें बेड का। बेड मेकिंग के दौरान सॉइलेड लाइनेड एवं क्लीनेड लाइनेड को एक दूसरे से अलग रखें। कहता है बेड मेकिंग के दौरान जो सॉइलेड लाइनेन है और जो क्लीन लाइनेन है इसको एक दूसरे से अलग करके रखें, ठीक है। ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग के दौरान मरीज की सुरक्षा हेतु अन्य स्टाफ की मदद लें। अब अगर आप ऑक्यूपाइड बेड अगर आप जो है बना रहे हैं, मतलब जिस बेड पर पहले से मरीज उपस्थित है और बिना मरीज को उतारे हुए आप उस बेड को बना रहे हैं, तो उसके लिए आप अन्य स्टाफ की सहारा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक स्टाफ मरीज को देख रेख करेगा, दूसरा स्टाफ बेड को लगाएगा, क्योंकि वह बेड पर से पेशेंट नहीं उतरने वाला हो, उतरने में असमर्थ हो सकता है, तो उसको उसी बेड पर रखे हम बेड को ठीक करते हैं, लगाते हैं। तो इसके लिए एक अन्य स्टाफ की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, तो इसके लिए हम अन्य स्टाफ की सहायता लेंगे। आगे है, बिस्तर को सिलवट रहित होनी चाहिए। अब बिस्तर को एकदम सिलवट रहित आपके होनी चाहिए, मतलब घर्षण रहित होनी चाहिए। सिलवट रहित नहीं होगा तो पेशेंट को क्या होगा, बिस्तरी घाव हो जाएगा घर्षण लगने से, ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने जितना भी चीज़ आपको बताया इसको माइंड में आपको डालना है। अब ये मत डालिएगा कि हमको पॉइंट बाय पॉइंट और जिस पॉइंट के बाद जो मैंने आपको बताया है वही याद रखना है, बिल्कुल ये गलत तरीका है। आपको बस ये याद रखना है कि हाँ कौन कौन से बातें अच्छी बातें हैं जो हम बिस्तर बनाने में फॉलो करेंगे, तो उसको आपको लिख देना है। और वही चीज़ें तो मैंने बताया, मैंने कोई 20-30 पॉइंट भी तो नहीं बताया, मैंने 10-12 पॉइंट बताया, इसको आपको दिमाग में रखना है और ये आप नॉर्मल लाइफ में भी सीख कर जो है लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये आपका हो गया बिस्तर बनाने का सिद्धांत। अब हमारा आता है एक ज़बरदस्त प्रश्न, और यह हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से लिया गया यह जो है क्वेश्चन है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जो कि फर्स्ट ईयर में है, तो इसमें हमको माइनर एलिमेंट यानी लघु विकार जो होता है, लघु जो बीमारी होता है, इसके बारे में हमको एक पढ़ना है, माइनर एलिमेंट्स के बारे में, कि कौन कौन से माइनर एलिमेंट मतलब लघु विकार होते हैं जो व्यक्ति में हो सकता है, और इन लघु विकार का हम प्रबंध कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे एज ए नर्स। अगर हमारे सामने कोई अगर लघु विकार का मरीज आ जाए तो उसका प्रबंध हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हमको लिखना है, सिद्धांत लिखना है, लघु विकार के प्रबंध का सिद्धांत लिखना है और लघु विकार के सूची बनाना है। यानी माइनर रोग कौन सा होता है, सूक्ष्म रोग कौन सा होता है, उसके बारे में हमको बताना है, उसके लिस्ट के बारे में बताना है और इसके सिद्धांत को बताना है। मैनेज करते समय, मैनेजमेंट करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे लघु विकार में हम मदद करेंगे रोगी को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लघु विकार माइनर एलिमेंट, माइनर मतलब लघु यानी छोटा, विकार मतलब एलिमेंट मतलब तत्व भी होता है, विकार मतलब डिसऑर्डर भी होता है या रोग भी इसको कहिए। तो लघु रोग के प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है। चलिए प्रबंध के सिद्धांत देखते हैं। माय डियर, माइनर एलिमेंट के प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं देख लीजिए, क्या क्या सिद्धांत होते हैं।
सबसे पहले है मरीज को सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराएं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए, जो माइनर एलिमेंट के मरीज आए, सूक्ष्म विकार, लघु विकार के मरीज अगर आपके सामने आता है तो सबसे पहले मरीज को सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण आपको उपलब्ध कराना है। ठीक है, चोट या बीमार का तुरंत उपचार प्रारंभ करें व जटिलता की रोकथाम करें। अब लघु विकार के मतलब होता है सर दर्द करना, पेट दर्द करना, हल्का फल्का चोट लगना, कान दर्द करना, ठीक है, पेट में ऐंठन होना, दस्त होना, ठीक है, आँख में संक्रमण होना, ये सब छोटी मोटी बीमारियां हैं जो आदमी को होते रहता है डेली लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे में आप उसको जो है, अगर कोई चोट लगा है या कोई बीमारी है और आपको पास लेकर आया है तो तुरंत उसका उपचार आपको प्रबंध करना चाहिए और उसको भयंकर जटिलता होने से बचाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए लोग कहता है कि शुरुआती अवस्था में बीमारी छोटा रहता है, लघु रहता है, माइनर रहता है, अगर उस समय इसका मैनेजमेंट कर दिया जाए तो पेशेंट जो है माइनर में ही ठीक हो जाता है, जटिलता में नहीं जाता है। अगर उस छोटे चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं तो वही छोटे चीज़ अन्य बीमारी उत्पन्न कर देता है या वही बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो यही कहता है कि चोट और बीमारी का तुरंत उपचार प्रारंभ करें और जटिलता यानी और ज़्यादा जटिल होने से बचाएं। ठीक है, आगे क्या है, संक्रमण रोगी को अन्य रोगी से अलग रखें और संक्रमण फैलने की रोकथाम करें। अब माइनर डिजीज में हल्का फल्का संक्रमण भी आता है, जैसे आंखों का संक्रमण, ठीक है, कुछ और भी संक्रमण हो सकता है, तो इस जैसे खुजली, दाद खाज वाला, तो ऐसे संक्रमण के रोगियों को अन्य रोगियों से अलग रखें और संक्रमण को फैलने का रोकथाम करें। ठीक है, उपचार के दौरान मरीज के वाइटल साइन की नियमित चेक करें। अब जब उपचार आप करें तो जो माइनर रोगी है, माइनर डिसऑर्डर के जो रोगी है, उसको लगातार जो है जैविक चिन्ह को जांच करें, जैसे टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, रिस्पायरेशन हो गया। मरीज को जितना शीघ्र हो ठीक रिकवरी में मदद करे ताकि वह दैनिक कार्य कर सके। अब मान गए किसी को फीवर है तो फीवर भी जो है आपके माइनर जो है एलिमेंट में ही आता है, मतलब छोटे मोटे बीमारी में ही आता है। अब फीवर मान गए जब तक पेशेंट को रहता है तब तक वह सही से काम नहीं कर पाता है, ना पढ़ पाता है, मन सुस्त रहता है, भूख नहीं, खाना नहीं खा पाता है, मुंह तीता तीता लगता है, होता है ना, तो यह छोटे बीमारी में आता है। यह हमेशा व्यक्ति को कभी ना कभी किसी को होते रहता है, तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें, रिकवरी करें, तो इससे क्या होगा कि वह व्यक्ति अपना फिर से दैनिक कार्य अच्छे से कर सकेगा। उपचार के दौरान फिजिशियन के निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें। अब ये जो माइनर एलिमेंट होता है इसमें आपको डॉक्टर के सभी निर्देशों को सावधानी पूर्वक पालन करना है, जो डॉक्टर कहे वही करना है। ठीक है, परिवार के सदस्यों को पर्याप्त सलाह दे व मरीजों की घर में देखभाल समझाएं। अब जो परिवार है उसके सदस्यों को पर्याप्त आप सजेशन दे, सलाह दे और मरीजों की घर में देखभाल को समझाएं, मतलब मरीज को घर में ही अच्छे से देखभाल करने को समझाना चाहिए मरीज के सदस्यों को, परिवारों को। ठीक है, परिवार की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें। अब कुछ ऐसे माइनर रोग वाले अगर रोगी आपके पास आते हैं, आप नर्स हैं, तो आपको उसके धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक जो मान्यता है उसको जो है आपको सम्मान करना होगा, उसके धार्मिक स्वतंत्रता को, सामाजिक संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचाना होगा, ये चीज़ें हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे देखिए, गंभीर स्थिति होने पर मरीज को तुरंत उच्च केंद्र रेफर करने की व्यवस्था करें। अब यह माइनर रोग अगर जटिल हो गया है, बड़ा हो गया है और यहाँ पे आपसे नहीं संभल रहा है तो आपको तुरंत जो है रेफर करना चाहिए हायर सेंटर, अपने से उच्च केंद्रों पर। ठीक है, तो ये जो है कुछ सिद्धांत है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होती है। PHC पर समुदाय के लोगों की माइनर एलिमेंट का उपचार व इमरजेंसी स्थितियों का प्रबंध किया जाता है। ये माइनर एलिमेंट निम्न हो सकते हैं। माय डियर, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होती है। मतलब है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जो है क्या करती है, अपना सेवा देती है, लोगों को देखभाल करती है। तो जो PHC पर जो भी समुदाय के लोग आते हैं माइनर एलिमेंट्स के उपचार के लिए, तो उनका उपचार व इमरजेंसी का स्थिति का प्रबंध जो है नर्स के द्वारा किया जाता है। और ये जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं यह निम्न होते हैं जो कि आपके सामने में है, जैसे कुत्ता काटा, डॉग बाइट, जलना, हल्का फल्का जलना, हाई फीवर होना, हीट स्ट्रोक होना, डायरिया होना, फेंटिंग होना, इंजरी एंड फॉल यानी चोट लगना, ठीक है, जख्म होना, ईयर पेन, कान दर्द, माउथ अल्सर, मुंह में छल्ला, बैक एक मतलब पीछे पीठ में दर्द, हेडेक होना, सर में दर्द, कॉफ मतलब खांसी और ठंड, बुखार, जुकाम होना, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द, ठीक है, और ETC और अन्य भी रोग जो है माइनर छोटे मोटे जो आपके कभी भी शुरू हो जाता है, आंखों में संक्रमण, ठीक है, पैर में दर्द, कहीं भी हल्के फल्के अगर शुरू हो जाता है कभी भी, तो वह माइनर डिजीज के अंदर आता है, माइनर जो है एलिमेंट्स के अंदर आता है। और यह सब के लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, और सारे जो होंगे वह और भी होंगे इसमें, माइनर में छोटे छोटे और भी बीमारी होते हैं जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वही माइनर एलिमेंट होते हैं।
और माइनर एलिमेंट, माइनर मतलब लघु विकार वाले मरीजों को ध्यान में रखते हुए आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया था, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि लघु विकार के प्रबंध कैसे करेंगे या इसके प्रबंध में कौन कौन से सिद्धांत है, जो कि मैंने आपको बता दिया। आप समझिए कि आप किसी नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है आप, और आप प्राथमिक केंद्र पर काम कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। वहाँ पर आपको बुखार के पेशेंट, घाव के पेशेंट, ठीक है, चोट के पेशेंट, सिर दर्द के, पेट दर्द के, जला हुआ, बाइट जो है कुत्ता कटा हुआ, ये पेशेंट सब आ सकता है। तो आप इन मरीजों को, चूँकि ये सब हल्के फल्के वाला सब होता है, तो इन मरीजों को कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो आपको जो है उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट लिख देना है, और वही मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे मिलूंगा आगे। देख लीजिए माइनर एलिमेंट के प्रबंध में कौन कौन से सिद्धांत है। तो मरीज को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना, चोट बीमारी का तुरंत उपचार करना और जटिलता को रोकथाम करना, संक्रामक रोगियों को अन्य रोगियों से अलग रखना, उपचार के दौरान जितने भी वाइटल साइन है उसका लगातार चेक करते रहना, मरीज का शीघ्र से शीघ्र जो है रिकवरी और ठीक करने हेतु कार्य करना ताकि वह अपने दैनिक कार्य फिर से कर सके। उपचार के दौरान फिजिशियन के जो भी निर्देश है डॉक्टर का उससे सावधानीपूर्वक पालन करें। मरीज के सदस्यों को पर्याप्त सलाह दे कि मरीज को घर पर अच्छे से देखभाल करना है। मरीज की सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक जो भी मान्यता है उसको जो है आपको उस पर प्रहार नहीं करना है, उसको सम्मान करना है। गंभीर स्थिति में मरीज को अपने से उच्च केंद्रों पर रेफर करना है। तो ये जो है आपके कुछ मैंने प्रबंध और सिद्धांत दोनों एक ही साथ होता है, मैंने बता दिया। अब जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है वह पीएचसी पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होती है। तो जब वह पीएचसी पर अपना काम करती है तो पीएचसी पर जो भी समुदाय के लोग आते हैं माइनर एलिमेंट्स के साथ, तो उसका उपचार व इमरजेंसी सुविधा का प्रबंध जो है यही नर्स के द्वारा किया जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा। उसके बाद कुछ जो माइनर एलिमेंट्स है मैंने यहाँ पे उसका लिस्ट दे रखा है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक है, देखिए माइनर एलिमेंट्स मतलब लघु विकार। लघु विकार वे विकार होता है जिससे व्यक्ति का शारीरिक रूप से व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, दैनिक कार्य करने में व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, सही से कामकाज नहीं कर पाता है। ठीक है, व्यक्ति जो है उदास, दुखी रहने लगता है, और जो कुछ समय तक जो है व्यक्ति को रहता है और इसको ट्रीटमेंट करने से वह जो है ठीक हो जाता है। जैसे फीवर हो गया, सर दर्द, पैर दर्द, ये सब लघु विकार है। इसको आप थोड़ा सा दवाई वगैरह खाते हैं तो ठीक हो जाता है। तो यही जो है हमारा लघु विकार होता है, जिसका सूची मैंने आपको नीचे ये सब बता भी दिया, सिद्धांत भी बता दिया। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट मैंने 2 प्रश्न बता दिया। आपसे हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। ज्वर भी कहते हैं, बुखार भी कहते हैं, अतिताप भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग, बुखार के प्रकार निम्नलिखित है। बुखार के बहुत सारे प्रकार हैं, मैं अभी ही बता देता हूँ। लगभग मैं आपको 20 ऐसे प्रकार बताऊँगा बुखार के, जो अलग अलग प्रकार हैं। अब इस 20 में से आपको 10 याद रहे, 15 याद रहे, जितना याद रहे कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम याद करें। 5-7 पॉइंट के बाद तो सीधा एक एक लाइन के प्रकार है, एक एक लाइन वाला। ठीक है, जिसको याद करना बहुत ही आसान है, बट मैं ये कोशिश आपको ज़रूर करूंगा कि टोटल अच्छे से समझा दूं। और आपको भी ये कोशिश करना है कि जितना लगभग मैं 20 या 18 जितना आपको बताऊं आप उसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन में जितना ज़्यादा आप लिखिएगा उतने आपके लिए बेटर होगा। पेज जो है भी फुल करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 40 पेज के क्वेश्चन मिले, 40 पेज के कॉपी मिलेगा तो उसमें से 10 पेज में सवा आंसर लिख कर चला आइएगा। तो इतना ना शॉर्ट कीजिए कि गड़बड़ हो जाए। कम से कम 50% आपके पेज फुल होनी चाहिए अच्छे से, इतना जो है आपको टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। प्रमुख प्रकारों में हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक से देखना प्रयास कीजिएगा। ज्वर का प्रारंभ या आक्रमण। सबसे पहला कोई भी बीमारी होता है तो वह आक्रमण करता है या उसका प्रारंभिक स्टेज होता है। तो बुखार का भी प्रारंभिक स्टेज होता है जिससे हम लोग ऑनसेट या इन्वेंशन फीवर कहते हैं। ठीक है, इन्वेंशन कहते हैं जो ज्वर का प्रारंभिक या आक्रमण वाला ज्वर होता है। प्रारंभिक जो ज्वर होता है शुरुआती, उसे इन्वेंशन फीवर कहते हैं। यह किसी मरीज को बुखार जो है चढ़ रहा हो उससे ज्वर का प्रारंभ या आक्रमण कहते हैं। जब कोई मरीज में बुखार चढ़ रहा होता है, तापमान बढ़ रहा होता है, तो वह उसे इन्वेंशन यानी ज्वर का प्रारंभिक कहलाता है। ठीक है, दूसरा है अधिकतम ज्वराक्रांत या अंतरावस्था। अब माय डियर होता है कि जब मरीज के शरीर का तापमान अपनी उच्च स्थिति में पहुंच गया होता है और काफ़ी समय तक एक ही समान अवस्था में बना रहता है तो उससे हम लोग अधिकतम ज्वराक्रांतता कहते हैं, यानी अंतरावस्था कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता है कि मान गए बुखार जो है
बुखार जो है पेशेंट को 103 बुखार है और 103 से ले 102 से 103 जो है आपको लगभग बहुत समय तक बना रहा है। तो इस ये पता चलता है कि बुखार अपने अधिकतम उच्चतम बिंदु पर पहुंच चुका है और जिस बिंदु पर पहुंचेगा उस जाकर वहां पे रुक सा जाएगा और वह बिंदु पर लंबे समय तक बना रहेगा टेम्परेचर। तो यही अधिकतम ज्वाराक्रांतता या अंतरावस्था होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, पहला मैंने बताया बुखार का प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक जो है स्टेज, ठीक है, जिसे इन्वेंशन फीवर कहते हैं। उसमें बुखार आक्रमण करता है मरीज को या वहाँ पे तापमान जो है धीरे धीरे चढ़ना प्रारंभ करता है, ठीक है। अंतरावस्था में बुखार अपने जो है सबसे उच्चतम बिंदु पर हो जाता है और वहाँ पे जाके रुक सा जाता है और वह तापमान पर काफ़ी देर समय तक बना रहता है। तो यही अधिकतम ज्वारकांतता या अंतरावस्था होता है। तीसरा है डिक्लाइन, ताप शांति या ह्रास होता है। जब मरीज उच्चतम स्थिति में पहुँचते हुए तापमान का पुनः समान अवस्था में आने की अवधि को ताप शांति या ह्रास कहते हैं। ज्वर के एकाएक उतरने को संक्रमण ह्रास, डिक्लाइन बाई क्राइसिस, अथवा ज्वर को कम होने को ज्वर उपशमन, डिक्लाइन बाई लाइसिस कहते हैं, ठीक है। माय डियर, ताप शांति या ह्रास होता है। ह्रास का मतलब क्या होता है कि बुखार कोई भी मरीज अपने बुखार के उच्चतम स्थिति में पहुंच चुका है, ठीक है, और वहाँ उच्चतम से पुनः जो है समान अवस्था में आने में जो भी अवधि होता है उसी को ताप शांति या ह्रास कहते हैं, डिक्लाइन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ताप शांति या डिक्लाइन का मतलब होता है कि उच्चतम बिंदु पर बुखार पहुँचने के बाद जो है पुनः समान अवस्था में आने की अवधि जो होती है उसे ताप शांति या ह्रास कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ज्वर के एकाएक उतरने को संक्रमण, अगर ज्वर जो है अचानक से एकाएक उतरने लगे, टेम्परेचर कम होने लगे तो वह जो है क्राइसिस होता है, ठीक है। अथवा ज्वर जो है कम होने को धीरे धीरे कम होता है तो उसे लाइसिस कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा है संक्रमण ह्रास, क्राइसिस। अभी ऊपर देखे हैं डिक्लाइन बाई क्राइसिस यानी संक्रमण ह्रास, ठीक है। तो संक्रमण क्राइसिस जो होता है यह बढ़े हुए तापमान का कुछ घंटों में या दिनों में एकाएक समान हो जाना संक्रमण ह्रास कहलाता है। मानिए कोई व्यक्ति का जो है बुखार 103 है, ठीक है, और 103 है और अचानक से जो है उसका बुखार जो है डाउन होना शुरू हो गया और अचानक से जो है उसका टेम्परेचर कम हो गया, तो यह जो है संक्रमण ह्रास क्राइसिस होता है, ठीक है, जो कि एक बुखार का ही जो है प्रकार है। आगे होता है लाइसिस। बढ़े हुए तापमान का धीरे धीरे चढ़ उतर कर जिग जैग समान होने को उपशमन कहते हैं। इसमें 2 से 3 दिन लेकर 1 सप्ताह तक लग सकता है। माय डियर, लाइसिस जो होता है, उपशमन जो होता है, इसमें बुखार जिग जैग मोशन में आता है, मतलब कभी चढ़ेगा कभी उतरेगा, फिर कभी चढ़ जाएगा कभी उतर जाएगा, और यह कभी चढ़ना कभी उतरना ये जो होता है यह बुखार का डाउनिंग पोजीशन होता है। जब बुखार चढ़ता है, उतरता है, फिर चढ़ गया, फिर उतर गया, तो यह जो स्थिति होता है यह बुखार के ख़त्म होने का स्थिति होता है और यह लाइसिस कहलाता है, जो कभी चढ़ेगा कभी उतरेगा। और यह जिग जैग मोशन का मतलब है कि कभी चढ़ना, कभी कम होना, कभी बढ़ना, कभी कम होना, और यह 1 दिनों से लेकर जो है 2 दिनों से लेकर सप्ताहों तक यह सिचुएशन बन सकता है और यह एक बुखार हटने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसी प्रकार से क्राइसिस जो होता है इसमें बुखार अचानक से जो है एक से 2 दिन में गायब सा हो जाएगा, यानी अचानक से जो तापमान अपने उच्चतम बिंदु पर है वहाँ से धीरे धीरे जैसे ही गायब होना होगा तो कुछ घंटों से लेकर 1 दिनों में अचानक से आपका जो तापमान है समान हो जाएगा, तो इससे क्राइसिस कहते हैं। क्राइसिस मतलब अचानक से टेम्परेचर को लुढ़क जाना, ये कुछ घंटों में लेकर कुछ 1 दिनों में जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन लाइसिस होता है जो 2 दिनों से लेकर 1 सप्ताह के अंदर बुखार चढ़ उतर के साथ में सामान्य होता है, ठीक है। तो क्राइसिस और लाइसिस को समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। छठा है निरंतर ज्वर या स्थिर ज्वर, जिसे कंटिन्यूअस फीवर या कांस्टेंट फीवर कहते हैं। निरंतर ज्वर या स्थिर मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। निरंतर मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो वही चीज़ें हैं। यह ज्वर जिसमें सुबह शाम में तापक्रम का अंतर 2 डिग्री से अधिक नहीं होता है एवं जो कई दिनों या सप्ताहों तक समान न होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस फीवर हो या फिर कांस्टेंट फीवर हो, स्थिर फीवर हो या फिर निरंतर वाला फीवर हो। तो इसमें जो फीवर अगर आपको सुबह शाम में आता है तो आप टेम्परेचर में जो है थर्मामीटर में मेजर करके देखिएगा, तो जो सुबह वाला तापमान होगा शाम में जो तापमान होगा मुश्किल से 2 डिग्री का डिफरेंस होगा, ठीक है। 2 डिग्री का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। और इस तरीके से यह निरंतर वाला जो बुखार का मतलब है कि यह निरंतर जो है आपको कई दिनों से लेकर कई सप्ताह तक जो है यह फीवर बना रहता है। इसमें कोई नॉर्मल जो है देखने को नहीं मिलता है। सुबह अगर 101 डिग्री है तो शाम में 99 हो जाएगा, किसी दिन शाम में अगर 101 है तो सुबह 99 रहेगा, यानी
2 डिग्री के अंतर से ज़्यादा जो है नहीं रहता है सुबह शाम के बुखार में, और यह जो है कई दिनों से लेकर कई सप्ताहों तक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह कंटिन्यूअस फीवर है, निरंतर या स्थिर वाला फीवर है। ठीक है, इसी कारण से यह जो है लगातार बना रहता है कई दिनों से कई सप्ताहों तक। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर का मतलब है कि इसमें सुबह शाम के तापक्रम में 2 डिग्री से अधिक का अंतर होता है, परंतु समान नहीं रहता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेंट फीवर है या कंटिन्यूअस फीवर है, तो इसमें 2 डिग्री से ज़्यादा का जो है अंतर नहीं होता है। जबकि अल्प विरामी वाला है रेमिटेंट जो फीवर है, इसमें 2 डिग्री से अधिक का अंतर होता है। समझिएगा बारीकी से। कंटिन्यूअस या कांस्टेंट वाला जो फीवर है उसमें 2 डिग्री से ज़्यादा जो है सुबह शाम के जो बुखार का जो तापमान है उसमें 2 डिग्री से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। लेकिन जो अल्प विरामी है रेमिटेंट फीवर वाला है, यह इसमें जो होगा यह 2 सप्ताह से अधिक तक जो है आपके क्या होते हैं, बने रहते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है यह 2 डिग्री से अधिक का अंतर रहता है सुबह शाम के फीवर में, तो ये अल्प विरामी रेमिटेंट होता है। ओके, आगे चलिए। 8वां है सविरामी या दैनिक ज्वर, इंटरमिटेंट या क्वाइटिडियन। ठीक है, क्वाइटिडियन या इंटरमिटेंट फीवर। अब होता यह है सविरामी में कि इसमें तापमान जो है सुबह की तुलना में शाम में अधिक रहता है। इसमें जो तापमान होता है, देखिए फीवर क्या है, फीवर है कि आपके तापमान में वृद्धि होना ही जो है आपके फीवर कहलाते हैं। अब ये तापमान में वृद्धि जो है किन किन समय होता है, किन समय घटता है, किस समय बढ़ता है, कितने दिन तक लगातार बना है, तो उसी सब आधार पर यह जो है फीवर के प्रकार को बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग रेमिटेंट देखे हैं जिसमें सब अल्प विरामी देखे हैं जिसमें 2 डिग्री से अधिक का अंतर जो है सुबह शाम के तापमान में बना रहता है। ठीक है, जो सामान्य नहीं होता है। लेकिन सविरामी वाला जो होता है इंटरमिटेंट, इसमें जो तापमान होता है सुबह की तुलना में शाम में अधिक रहता है। तापमान समान अथवा असमान स्तर से अपनी अधिकतम सीमा तक बढ़ जाता है, तत्पश्चात समय अवधि के बाद समान हो जाता है। सविरामी का मतलब होता है कि इसमें जो फीवर होता है वह सुबह के तुलना में शाम में अधिक टेम्परेचर हो जाता है, और जब शाम में टेम्परेचर अधिक होता है तो क्या होता है कि फिर से जो सुबह का तापमान होता है धीरे धीरे जो है वह कम जाता है। फिर है शाम होते होते यह अपने अधिकतम बिंदु पर चढ़ जाता है, और जैसे जैसे जो है रात ढलेगा सुबह होगा तो फिर से यह जो है अपना नॉर्मल पर आ जाता है, कम तापमान पर आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं इंटरमिटेंट यानी दैनिक ज्वर या सविरामी ज्वर। तो जिसको इस प्रकार की बुखार होता होगा देखते होइएगा कि सुबह में एकदम नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे ढलते जाएगा शाम होते होते जो है उसका बुखार जो है अपने उच्चतम बिंदु पर आ जाएगा, जो उसको प्रतिदिन जितना बिंदु तक रहता है बुखार उतना पर आ जाएगा। फिर धीरे धीरे रात ढलेगा सुबह होगा तो फिर उसका नॉर्मल हो जाएगा। तो यही जो है सविरामी होता है इंटरमिटेंट। ठीक है, 9वां है इन्वर्स फीवर, विलोम ज्वर। विलोम ज्वर का मतलब क्या है कि इसमें सुबह के समय तापमान उच्चतम होता है तथा शाम के समय न्यूनतम होता है। अब आपके सामने है इंटरमिटेंट वाला में क्या था सविरामी में कि शाम में अधिक हो जाता है जबकि सुबह में टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन विलोम ज्वर इन्वर्स का मतलब है विलोम। विलोम मतलब किसका? इंटरमिटेंट का विलोम, सविरामी का विलोम। सविरामी में इंटरमिटेंट में क्या है कि शाम में अधिक होता है, तो इन्वर्स वाला में शाम में कम होगा सुबह में अधिक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके इन्वर्स होते हैं। ठीक है, 10वां है पक्का ज्वर या दोलायमान यानी हेक्टिक या स्विमिंग फीवर। जब उच्चतम ज्वर एवं न्यूनतम ज्वर के बिंदुओं के बीच अत्यधिक अंतर हो तो उसे पक्का ज्वर कहते हैं। पक्का ज्वर जैसे मान गए किसी को सुबह जो है मान गए 90 डिग्री बुखार रहता है, ठीक है, शाम में अगर 104 डिग्री बुखार चढ़ जाता हो तो क्या हो गया 5 डिग्री का अंतर हो गया, तो यह ज़्यादा अंतर हो गया। तो ज़्यादा अंतर हो गया मतलब वही जो है क्या कहलाता है दोलायमान ज्वर या पक्का ज्वर, इसी को हेक्टिक या स्विमिंग फीवर कहते हैं। अगर मान गए ज्वर का अंतर 2 डिग्री या इससे कम है तो फिर हम समझते हैं कि उतना दिक्कत नहीं है, और अगर 2 डिग्री का अंतर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, अभी ऊपर पढ़ाए हैं कि 2 डिग्री के अंतर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फीवर, कंटिन्यूअस फीवर। समझ गए? तो ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। हो गया, दोलायमान पढ़ लिए। अब 11 पुनरावृत्ति या प्रत्यावर्ती ज्वर, रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर का मतलब है कि इसमें ज्वर 1 या अधिक दिनों के लिए समान हो जाता है परंतु पुनः चढ़ जाता है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है प्रत्यावर्ती ज्वर के मतलब आप लोग देखते भी होइएगा कि किसी पेशेंट को पहले फीवर था तो अब उसका फीवर ख़त्म हो चुका है, लगभग 1 सप्ताह तक उसका 2 सप्ताह तक फीवर ख़त्म रहेगा, लेकिन फिर से जो है पहले की तरह ही फीवर जो है कुछ दिन ठीक रहेगा फिर से उसको शुरू हो जाएगा, कुछ दिन ठीक रहेगा फिर से शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार के फीवर जो है रिलैप्सिंग फीवर होते हैं, पुनरावृत्ति या प्रत्यावर्ती ज्वर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सिर्फ याद रखिए कि कौन क्या होता है, आप ये मत याद रखिए कि हमको 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 याद रखना है, ये
नहीं याद रखिए, सिर्फ आप याद रखिए कि किसका मतलब क्या होता है, सिर्फ ये याद रखिएगा। तो सीरियल आप कहीं को किसी को बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप फर्स्ट में ये लिखिएगा कि प्रारंभिक ज्वर या ज्वर का प्रारंभ या आक्रमण, फर्स्ट में सिर्फ वो लिखिएगा, क्योंकि वह इन्वेंशन फीवर है, वह प्रारंभिक फीवर होता है, तो इसको फर्स्ट में लिखिएगा। और उसके बाद जो जहाँ होगा लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्राइसिस को जहाँ लिखिए, ठीक है ना, उसके बाद लाइसिस को जहाँ लिखिए, ठीक है, इंटरमिटेंट को, रेमिटेंट को जहाँ भी, इन्वर्स को जहाँ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैप्सिंग को जहाँ लिखिए। देखिए रिलैप्सिंग का मतलब समझ गए, इसमें ज्वर एक या अधिक दिनों के लिए समान हो जाता है परंतु पुनः चढ़ जाता है। इसमें बुखार 1 या 2 या 4 दिनों के लिए ठीक हो जाएगा, फिर से जो है चढ़ने लगेगा, तो यह रिलैप्सिंग यानी पुनरावृत्ति, मतलब फिर से दोहराना। 12 नंबर का है अनियमित ज्वर, इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर, यह ज्वर पूर्ण रूप से अनियमित होता है एवं इससे ज्वर की किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इरेगुलर फीवर का मतलब होता है कि यह एक अनियमित होता है, इससे ज्वर को किसी भी श्रेणी में, इससे किसी श्रेणी में नहीं रखा गया। ये बातों को समझिए, यह इरेगुलर होता है, पता नहीं चलेगा कब आ रहा है कब जा रहा है, ठीक है, कितना टेम्परेचर हो रहा है, कभी 90, कभी 100, कभी 103, कभी जो है 98, इस प्रकार से जो है तापमान उतार चढ़ाव होगा, इरेगुलर रहेगा, जो ज्वर के श्रेणी में नहीं रखा गया, ठीक है। अब आता है राइजर कंपकंपी। कंपकंपी के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है डिटेल में, समझिए कंपकंपी क्या होता है। इसमें तीव्र एवं आकस्मिक रूप से कंपकंपी या दौरा पड़ता है, जिसमें तापमान अति ज्वर की अवस्था तक बढ़ जाता है, जैसे मलेरिया। माय डियर, कंपकंपी या जुरी का मतलब होता है कि जिसमें जो बुखार आएगा ना, तो बुखार आते ही पेशेंट को जो है शरीर थरथराने लगता है, बहुत ज़्यादा उससे ठंडा लगने लगेगा, उसका जो है हाथ पैर जो है कांपने लगेगा, इसीलिए इसे कंपकंपी यानी राइजर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, राइजर या जुरी या कंपकंपी वो फीवर होता है जिसमें अचानक से जो है तापमान में क्या होता है, तीव्र जो है वृद्धि होता है और व्यक्ति के कंपकंपी और दौरा आने लगता है, व्यक्ति जो है कंपकंपाने लगता है, और जिसमें यह तब होता है जब यह जो है तापमान का अति ज्वर यानी हाइपरपेरेक्सिया की अवस्था होता है, यानी 104 या 104 से ऊपर की स्थिति हो जाता है, तब शरीर में कंपकंपी आ जाता है, जैसे मलेरिया में तेज बुखार आने लगता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। आगे है सब नॉर्मल टेम्परेचर। सब नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है कि जब शरीर का तापमान समान से भी कम हो जाता है तब उसे असमान तापक्रम कहते हैं। सब नॉर्मल मतलब असमान तापमान। असमान का मतलब होता है कि जब शरीर का तापमान समान से भी कम हो जाए तो वह असमान तापमान सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर है लोअर पायरेक्सिया। अब ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव में भी आपको मदद करेगा। अब यह महत्वपूर्ण पायरेक्सिया का है। एक है लो देखिए पायरेक्सिया मतलब होता है बुखार ज्वर, और लो है मतलब निम्न ज्वर। इसमें बुखार 99 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट यानी इतना डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, तो यह निम्न ज्वर कहलाता है। मॉडरेट मतलब सीमित ज्वर होता है जो 100 से लेकर 103 के बीच में रहता है फ़ारेनहाइट में, तो वह जो है आपके क्या कहलाते हैं, निम्न ज्वर। सीमित ज्वर मॉडरेट कहलाता है, मध्यम। उच्च ज्वर होता है जो 103 से लेकर, ठीक है ना, 103 इतना से इतना के बीच, ठीक है, 100 से 103 के बीच, ठीक है, 99 से 100 के बीच, 99 से 100 के बीच रहेगा तो वह लो पायरेक्सिया होगा। 100 से लेकर 103 तक के बीच में होगा तो वह मॉडरेट होगा। अब 103 से लेकर 105 के बीच में बुखार होगा तो वह हाई पायरेक्सिया होगा, मतलब उच्च ज्वर होगा। देखिए 99 से है 100, तो 100 यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, इसके बीच में। फिर 100 से है 103, यहाँ पे 3 नहीं लिया जाएगा, इसके बीच लिया जाएगा, तो यह मध्यम वाला होगा। और अब है 103 यानी 3 लिया जाएगा, और 105 यानी 105 है नहीं लिया जाएगा, 104 तक ही, तो यह क्या कहलाता है, उच्च ज्वर कहलाता है, समझ गए। चलिए आगे देखिए 18 है अति ज्वर। एक तो हो गया हाई फीवर, एक होता है हाइपर फीवर मतलब अति ज्वर। ज्वर से भी उच्च से भी बढ़कर अति ज्वर होता है, और इसमें बुखार जो है हाइपर पैरेक्सिया में 105 फ़ारेनहाइट से भी अधिक हो जाता है, और यह जो है हाइपर पैरेक्सिया का कंडीशन हो जाता है, ठीक है। हाइपरथर्मिया होता है, इसमें बुखार जो है आपके 105 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, तो यह जो है देखिए हाइपर पैरेक्सिया 104 फ़ारेनहाइट के बाद ही हाइपर पैरेक्सिया हो जाता है, तो यहाँ पे 104 याद रखिएगा, ठीक है, 104 होगा हाइपर पैरेक्सिया में। बात रहेगा हाइपरथर्मिया का, तो हाइपरथर्मिया होता है जब 105 फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर जो है टेम्परेचर, देखिए ये भी होगा और इससे ऊपर भी होगा, तो इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वाला है 20वां नंबर का है हाइपोथर्मिया। हाइपो मतलब होता है कम, यानी 95 फ़ारेनहाइट से भी अगर कम हो जाता है तापमान तो उससे जो है निम्न तापीय या अब उष्मीयता हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो यह 20 आपको ध्यान में रखना है, खासकर जो इधर आपको 5-6 जो बताए हैं यह बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव से लेकर सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक बार और रिपीट कर दें, रिपीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार रिपीट पहले नर्सिंग देखभाल देख लेते हैं, उसके बाद एक बार रिपीट करेंगे तो फिर से जो है आप लोग को रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं,
यहाँ पे इंग्लिश टोटल हम दे रखे हैं, तो इंग्लिश वाले अपना ध्यान दीजिएगा इंग्लिश पर भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग हिंदी में ही पढ़ने लगिएगा, बाद में कहिएगा कि आप ही तो पढ़ाए हैं, ठीक है, इसलिए हिंदी इंग्लिश सब देते हैं। अब आता है मोस्ट VVI क्वेश्चन, आपसे डायरेक्टली 10 नंबर 5 नंबर में पूछ लेगा कि नर्सिंग केयर बताइए फीवर वाले पेशेंट के लिए, यानी बुखार के रोगी के लिए नर्सिंग देखभाल, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा बुखार होता क्या है। तो माय डियर, बुखार जो होता है, जब बुखार या जो ज्वर होता है, ज्वर का दूसरा नाम पायरेक्सिया होता है। यह यूपी में पूछा गया था इस बार कि ज्वर का दूसरा नाम यानी बुखार का दूसरा नाम क्या है, वहाँ पे पायरेक्सिया दिया था, तो यही आंसर होगा, ठीक है। देखिए फीवर बुखार या ज्वर शरीर के तापमान का जो है 99 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक होने की अवस्था को कहते हैं। तो बुखार किसे कहेंगे, तो बुखार जब हमारा शरीर का तापमान 99 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाता है तो हम इससे जो है बुखार कहते हैं। 99 को भी कहेंगे और इससे अधिक होने पर भी बुखार को जो है तापमान को बुखार की अवस्था कहते हैं। बुखार से पीड़ित मरीज की देखभाल करते समय कुछ मुख्य बातों को ध्यान देना जरूरी है एवं आवश्यक होता है। किन किन बातों को हमको ध्यान देना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले माय डियर मैं आपको एक बात बता दूं, बुखार के रोगियों को नर्सिंग देखभाल, केयर ऑफ फीवर पेशेंट। अब ये जो मैं आपको केयर ऑफ फीवर पेशेंट बता रहा हूं ना, चूँकि बुखार भी एक जो है रोग है, एक बीमारी है, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको किसी भी मरीज, चाहे दर्द वाला मरीज, चाहे जला हुआ मरीज, चाहे जो है कोई भी मरीज, ठीक है ना, चाहे फ्रैक्चर वाला मरीज, कोई भी मरीज, चाहे सर्जिकल वाला मरीज, कोई भी मरीज के लिए अगर आपसे नर्सिंग प्रबंध पूछ लेगा या देखभाल पूछ लेगा तो सिर्फ यह एक क्वेश्चन बता देने से आप टोटल जो है केयर बता देंगे इसी प्रकार से पॉइंट में, ठीक है। डायरेक्टली 10-15 पॉइंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन बात होता है कि जो आज हम बताने जा रहे हैं जिसमें पॉइंट बना के उसके अंदर को मैटर को हम समझाते हैं नर्सिंग प्रबंध में, ये मेन होता है, ठीक है। तो आज हम बुखार वाले मरीजों का नर्सिंग प्रबंध बता रहे हैं। अगर आपसे पूछ दे बेहोशी मरीज का बताइए नर्सिंग प्रबंध, दर्द वाले मरीज का नर्सिंग प्रबंध बताइए, ठीक है, जले हुए मरीज का नर्सिंग प्रबंध या देखभाल बताइए, तो आप ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। बुखार के रोगियों को देखभाल निम्न प्रकार करनी चाहिए। कैसे, चलिए अब देखिए, हमने 5 से 6 पॉइंट चुन रखा है, ठीक है। हम 5 से 6 पॉइंट चुन रखे हैं और क्या चुन रखे हैं, तो हम ये पहले दिमाग में लगाएंगे। हम बुखार वाले के लिए लिख रहे हैं तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि आखिर बुखार वाले पेशेंट के कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से चीज़ें का जो है देखभाल करना जरूरी है। तो पहले हम उन मेन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और पॉइंट जो है अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ों का देखभाल करना है। अब जब हम पॉइंट सेट कर लेंगे दिमाग में, 5 पॉइंट अगर हमारे दिमाग में आ गया बुखार वाले मरीज के देखभाल के लिए, तो वो 5 पॉइंट को हम दिमाग में रखेंगे और सीरियल बैठाते बैठाते जो है हम उसको लिखते और उसके अंदर उसके बताते चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे है रोगी की निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट। पहला पॉइंट लिखा है कि रोगी को हमें निरीक्षण करना है कि रोगी किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, किस हालात में है। बुखार से पीड़ित मरीज का नर्स को नियमित रूप से निरीक्षण एवं परीक्षण करना चाहिए। कोई भी मरीज है आप उसका निरीक्षण करेंगे ही करेंगे, तो पहला पॉइंट ये किसी भी मरीज के देखभाल में बना दीजिएगा, ठीक है। अब मरीज की जैविक चिन्हों की जांच करके नोट करनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर एक खुद वाइटल साइन है और इसी के बढ़ने और कम होने के जो है बुखार है, तो इसको लगातार नोट करेंगे जिससे हमें रोगी के बारे में निरीक्षण पता चल पाएगा। यदि मरीज में बुखार के दौरान कोई असमानता दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। जब हम निरीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं पेशेंट का, और उस समय हमें अगर कोई जो है जटिलता दिखाई दे, असमानता दिखाई दे पेशेंट में, तो जो है डॉक्टर को तुरंत सूचित करेंगे। तो यह जो है प्रबंध हमारा पहला पॉइंट कर दिए कि पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज़ें करेंगे यहाँ पे लिख दिए। तो ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन का प्रबंध, ऑब्जर्वेशन में देखभाल, ओके। अब आता है दूसरा, शरीर के तापमान का नियमन यानी रेगुलेशन करना। अब पेशेंट को तापमान बढ़ा हुआ है, फीवर है, तो तापमान बढ़ा ही रहेगा। तो ऐसे में उसके तापमान को हम कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे जो है उसको नियमन करेंगे, मतलब नॉर्मल बनाएंगे, तो इसके लिए क्या क्या करेंगे ताकि उसके शरीर का तापमान को हम रेगुलेशन में रख सके, नियमन में बना सके, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि शरीर के तापमान को कैसे जो है नियत बनाना है, कैसे नियम जो है उसको रेगुलेशन में रखना है। तो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे जिससे शरीर का तापमान जो है नॉर्मल हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले बुखार में नर्सिंग देखभाल का मुख्य उद्देश्य शरीर के बढ़े हुए तापमान को कम करना ही होता है, ठीक है। इसके लिए शरीर के बढ़े हुए तापमान को, यहाँ पर बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए कुछ विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन कौन से विधि का, ठीक है, देखिए। तापमान को नियमन बनाए रखने के लिए कमरे के तापमान को उचित रखना चाहिए, ठीक है। कमरे में उचित संचार होनी चाहिए ताकि गैसों का आदान प्रदान हो सके। कमरे में पंखे की ठंडी हवा होनी चाहिए, ठीक है। ठंडे पानी की पटिया जो है लगानी चाहिए, ठीक है ना। ठंडे पानी से स्नान करवाना चाहिए, कोल्ड बाथ। ठंडे पेयजल पदार्थ देनी चाहिए और शीतल स्पॉन्जिंग, कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। जबकि लोग सब डर जाते हैं कि ये ठंडा ठंडा चीज़ नहीं दो, लेकिन ये सब चीज़ें देने चाहिए जिससे शरीर का तापमान कम हो सके, नॉर्मल हो सके, ठीक है ना।
आगे है तीसरा जो पॉइंट है मेरा, पोषण से संबंधित आवश्यकता। अब आप लोग समझिए, कोई भी बीमारी होगा वहाँ पे शरीर का जो पोषण होगा गड़बड़ाएगा ही, शरीर कमज़ोर होगा ही होगा बीमारी में, चाहे बुखार हो चाहे घाव हो कुछ भी हो, उसके गड़बड़ाएगा ही पोषण। तो पोषण से संबंधित आवश्यकताओं को आपको पूर्ति करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा एज ए नर्स। देखिए कोई भी देखभाल आपको एज ए नर्स, अपने आप को खुद के नर्स मानकर, चूँकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नर्स की ही पढ़ाई कर रहे हैं, GNM डिप्लोमा नर्स ही है, तो ऐसे में अपने आप को नर्स के रूप में रखिए और मरीजों को जो है उसके हिसाब से, अपने हिसाब से देखभाल प्रदान करिए। ठीक है, कोई भी मरीज के किसी भी कंडीशन में अगर आप देखभाल दे रहे हैं तो इस प्रकार के जो हम तीसरा पॉइंट पोषण से संबंधित आवश्यकता है, तो आपको पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, खुद से क्रिएट कर। अगर रटाना है तो रटिए, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ कि हाँ पहला पॉइंट जो है ऑब्जर्वेशन का, दूसरा पॉइंट तापमान को नियमन करने का, तीसरा पॉइंट पोषण से संबंधित आवश्यकता का, ठीक है ना, चौथा पॉइंट स्वच्छता का। तो इस प्रकार से तो हम आपको पढ़ा ही देंगे, रटा ही देंगे, लेकिन रटा देंगे, आप रट लीजिएगा, लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन देगा तो फंस जाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। लेकिन अगर आप दिमाग लगाइएगा तो लिख पाइएगा। आपको इतना रखना है, अपने आप को एज ए नर्स मानकर चलना है किसी भी रोगी के देखभाल में, और अपने आप को नर्स मानते हुए आप मरीजों को देखिएगा कि इस बीमारी में कौन कौन से चीज़ों को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मरीज को मिलना चाहिए देखभाल में। तो उस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लोग पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा, 4 पॉइंट हो 5 पॉइंट हो, जो चीज़ का जो है एक एरिया चुनिएगा कि इस एरिया का देखभाल किया जाएगा, इस एरिया का देखभाल किया जाएगा, इस एरिया का देखभाल किया जाएगा। तो इस चीज़ों को जो है देखभाल में जो आप चीज़ों को 2 लाइन 4 लाइन जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि पोषण के देखभाल में कैसे जो है हम करेंगे, तो इसी प्रकार से आपको भी जो है पॉइंट के अंदर भी 2-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। जैसे पोषण संबंधी आवश्यकताओं को देखिए, बुखार में हल्का व पाचन युक्त भोजन प्रदान करना चाहिए, मरीज को अधिकतम तरल देना चाहिए, लिक्विड देना चाहिए, बुखार में उच्च कैलोरी का भोजन देना चाहिए, बुखार में मरीजों को पसीना आने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, अतः मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी या ग्लूकोज देनी चाहिए, फलों का रस भी दे सकते हैं, मरीज को उसकी पसंद या का भोजन एवं तरल पदार्थों को कम मात्रा में लेकिन बार बार जो है लेने के लिए देना चाहिए। तो ये जो है आप पोषण से संबंधित जो भी आवश्यकता है उसको आप पूरा कर सकते हैं देखभाल के जरिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। चौथा है आराम व नींद। अब एक बुखार वाले पेशेंट को यह जरूरी है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आराम दिलाया जाए, नींद दिलाया जाए। ठीक है, मरीज को आरामदायक एवं सिलवट रहित बिस्तर प्रदान करनी चाहिए। और कोई भी मरीज को आप देखभाल में अगर आराम दिलवाते हैं तो उसके लिए एक कंफर्टेबल और सिलवट रहित बर्तन होनी चाहिए, बर्तन नहीं बिस्तर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सिलवट रहित नहीं होगा तो जो है क्या हो जाएगा, बेड सोर होगा घर्षण लगने से। मरीज को आरामदायक स्थिति प्रदान करनी चाहिए जिसमें वह आराम फील कर सके, वह पोजीशन देनी चाहिए। मरीज को पर्याप्त आराम प्रदान करनी चाहिए। मरीज को ढीले एवं कॉटन के वस्त्र को पहनानी चाहिए। मरीज के आसपास शांति बनाए रखनी चाहिए। मरीज के कमरे में हल्की रोशनी रखनी चाहिए आराम के समय, क्योंकि बहुत लोगों को जो है लाइट से दिक्कत आती है। ठीक है, मरीज का नियमित रूप से करवट बदलते रहना चाहिए। तो यह आराम दिलाने में, नींद दिलाने में आपका क्या क्या जो है भूमिका होगा देखभाल में, ये सारे चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। आराम दिलाने में क्या क्या चीज़ें आप कर पाएंगे। 5वां पॉइंट है व्यक्तिगत सफाई। अब चूंकि मरीज, कोई भी मरीज होता है तो उसको अपने आप को उतना ज़्यादा जो है स्वच्छता जो है खुद से नहीं रख पाता है। तो आप जब भी देखभाल करते हैं तो उसको पर्सनल हाइजीन का भी मेंटेन आपको ही करना पड़ता है, चाहे आप किसी से करवाएं या उसी मरीज से ही करवाएं, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मरीजों की व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मरीज की त्वचा का देखभाल रखना चाहिए। मरीज की मतलब मुख होगा, यहाँ पे मुख पुख नहीं होगा, मुख की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। यदि मरीज की होठ क्रैक हो गए हो तो इमोलिएंट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बहुत सारा पॉन्ड्स वैसलीन आता है, ये सब इमोलिएंट ही होता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर मरीज को बेड पेन या यूरिन प्रदान करना चाहिए कि जिसमें मरीज जो है अपना यूरिन त्याग सके। मरीज के मल मूत्र त्याग करने के बाद उचित साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से मरीज को स्पंज बाथ कराना चाहिए। स्पंज बाथ क्या होता है, मरीज के शरीरों को जो है कॉटन भिगाकर साफ करना ही जो है स्पंज बाथ कहलाता है। ठीक है ना, तो ये जो है स्वच्छता के लिए है कि कैसे जो है आप व्यक्तिगत स्वच्छता रखेंगे। चाहे तो उसके नाखून बड़े बड़े होने पर उसको नाखून को कटवाना जरूरी है। तो यह सब स्वच्छता के अंदर जो भी चीज़ें आएगा लिखेंगे। अब अन्य देखभाल है। अब अन्य देखभाल में जो जो चीज़ें आप ऊपर नहीं लिख पाए हैं उसको अन्य देखभाल एक पॉइंट बना दीजिए और उसमें लिख दीजिए सारे चीज़ों को। तो जैसे हाइपरेक्सिया वाले मरीजों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि निर्जलीकरण हो तो IV फ्लूइड दें। यदि निर्जलीकरण की स्थिति हो तो बुखार काफ़ी दिन से हो तो इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार एंटीपायरेटिक दवाई देनी चाहिए। नियमित समय अंतराल पर तापमान की भी जाँच करते रहना चाहिए। तो यह अन्य देखभाल की चीज़ें था, मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है अभी तक आप समझ गए होंगे। देखिए अन्य पॉइंट मिलाकर मैंने 6 पॉइंट चुना है
मैंने क्या चुना, ऑब्जर्वेशन, आकलन का, स्वच्छता का, खुद की स्वच्छता का, व्यक्तिगत स्वच्छता का। उसके बाद मैंने चुना पोषण से संबंधित आवश्यकता। उसके बाद मैंने चुना कि फीवर में तापमान का जो है हाई होता है तो उसको नियमन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने लिखा। उसके बाद मैंने लिखा कि अन्य देखभाल, और यही 5-6 पॉइंट इसमें मुख्य है जिसको मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें हम कैसे इस 5-6 पॉइंट को हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो उसके अंदर में चीज़ों को 2-4-5 पॉइंट हमको लिखना था सब में, तो मैंने सबको लिख दिया। और यही बुखार के मरीजों का नर्सिंग देखभाल है। पीडीएफ में एक बार दे देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकी मैंने कहा था कि चलिए एक बार और जो है हम लोग फीवर के प्रकार को पढ़ेंगे, तो चलिए हम एक बार और जो है रिपीट कर देते हैं फीवर के प्रकार को, ठीक है। देखिए, फीवर के प्रकार में बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें से पहला है इन्वेंशन फीवर, यानी शुरुआती अवस्था जब प्रारंभ होता है। आक्रांता है, मतलब अपने हाईएस्ट बिंदु पर जब बुखार पहुंच जाता है तो वह आक्रांता होता है, या देख लीजिए अंतरावस्था होता है। डिक्लाइन होता है, जिसमें ताप जो है अचानक से जो है गिरने लगता है तो वह डिक्लाइन होता है, ठीक है ना। उसके बाद है क्राइसिस होता है, जिसमें अचानक से जो है आपके एकाएक जो है तापमान जो है नीचे होने लगता है, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में ही जो है गिर जाएगा तापमान। लाइसिस होता है, जिसमें जिग जैग मोशन में, यानी चढ़ाव उतार होगा, 2-3 दिनों से लेकर सप्ताह तक बुखार आपके चढ़ उतर होगा, ठीक है, वो लाइसिस होता है। कांस्टेंट होता है, जिसमें सुबह और शाम के फीवर में 2 डिग्री से ज़्यादा का अंतर नहीं रहेगा, और यही तापमान जो है लगातार जो है आपको कई दिनों से कई सप्ताहों तक बना रहता है, तो वही कंटिन्यूअस फीवर होता है। रेमिटेंट फीवर वो होता है कि जो है इसमें सुबह और शाम के तापमान में 2 डिग्री से अधिक का जो है अंतर हो जाता है, तो वह अल्प विरामी हो जाता है, ठीक है। सविरामी होता है, जिसमें सुबह के तुलना में शाम में अधिक बुखार होता है, ठीक है, और तापमान जो है समान अथवा असमान स्तर से भी अधिक सीमा तक चढ़ जाता है। सुबह के तुलना में शाम में अधिक होगा तो वह इंटरमिटेंट होगा, ठीक है। विलोम होगा कि शाम के तुलना में सुबह में ज़्यादा होगा, ये चीज़ें हैं। 10वां है दोलायमान होगा, मतलब जब उच्चतम बुखार चढ़ेगा, उच्चतम बिंदु और सबसे निम्नतम जो ज्वर होता है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है तापमान में, अगर वह अधिक अंतर हो जाए तो उसे दोलायमान हेक्टिक फीवर कहते हैं। रिलेप्सिव का मतलब होता है कि इसमें ज्वर जो है पुनरावृत्ति होता है, मतलब एक या अधिक दिनों जो है एक या अधिक दिनों के लिए समान रहेगा और पुनः जो है बुखार चढ़ जाता है, तो यह पुनरावृत्ति रिलेप्सिंग होता है। इरेगुलर का मतलब होता है कि इसमें बुखार पूर्ण रूप से अनियमित होता है, और इसमें जो है कब बुखार आएगा, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कोई जो है पता नहीं रहेगा, तो यह इरेगुलर होता है। कंपकंपी में होता है कि अचानक से आकस्मिक रूप से तापमान बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति का कंपकंपी और दौरा होने लगता है, और इसी अवस्था को जो है हम लोग कंपकंपी यानी मलेरिया में ज़्यादा होता है। 14 है सबनॉर्मल। सबनॉर्मल है जब शरीर का तापमान समान से भी कम हो जाता है तो वह असमान तापक्रम होता है। 15 है लो पायरेक्सिया, यानी तापमान जब 99 से 100 के बीच में रहता है तो वह लो पायरेक्सिया। मॉडरेट होता है जब 100 से लेकर 103 के बीच में जब तापमान होता है तो मॉडरेट होता है, और हाई होता है जब 103 से लेकर 105 के बीच में होता है तो यह हाई पायरेक्सिया होता है। और हाइपर पायरेक्सिया जो होता है वह 105 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है तो वह हाइपर पायरेक्सिया होता है। और हाइपरथर्मिया जो होता है वह 105 या इससे अधिक के ऊपर के तापमान को हाइपरथर्मिया कहते हैं। और हाइपोथर्मिया होता है जो 95 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान हो जाता है तो वह हाइपोथर्मिया होता है। तो इस प्रकार से मैंने एक बार पुनः रिपीट कर दिया दोनों तापमान को, बुखार के सब प्रकार को। बुखार के लिए देखभाल मैंने बता दिया, अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।